अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज जो हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। मुझे तो बहुत पसंद आई इसकी स्टोरी। मैंने भी कल पढ़ा ये नॉवल, तो मुझे अच्छी लगी स्टोरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। तो अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी कज़न मैरिज बेस्ड नॉवल है और चाइल्डहुड निकाह बेस्ड नॉवल है, एरोगेंट रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नॉवल है। बहुत ही मज़े की कहानी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चले बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। सजा के सादा वर्क पर गुलाब लाया हूँ, जो तेरे नाम लिखी वो किताब लाया हूँ। वसीले संग से मुझको पुकारने वाले, मैं तेरे वास्ते ताज़ा गुलाब लाया हूँ। आँखों से मेरी कौन मेरे ख्वाब ले गया, चश्मे सदफ से गहरे नयाब ले गया। हमेशा की तरह आज भी वो राजा इंदर बना सब कज़न्स के दरमियान बैठा गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। बात बात पर कह के लगाता बरजस्ता जवाब देता वो उसके दिल की धड़कन बना जा रहा था। यूँ तो ख़ानदान के सब लड़के लड़कियां शोखो शरीर तबीयत के मालिक थे, मगर उसे न जाने क्यों बस बिसाम ही अच्छा लगता था। उसकी डार्क ब्राउन जहानत से चमकती आंखें मुकाबिल को बंदहोश कर देती थीं। उसकी आंखें ईर्ष्या की कमज़ोरी बन चुकी थीं। वो उसके सामने कभी निगाह उठाकर बात नहीं करती थी कि उसकी आंखें उसका हाले दिल आया करके उसे रुस्वा न कर दें। सबके दौरान मौजूद होने के बावजूद वो बस बिसाम को ही सुनती रहती। उसकी आवाज़ उसके दिल में फूल से खिला देती। उसका लहजे का रिजोर बम उसकी धड़कनों को मर्तश करने लगता। जब वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंसा तो वो खुद ब खुद ईर्ष्या के लबों की कलियां चिटकने लगती। रुखसारों पर धनक झाग उठती। सब अपनी बातों में इस कदर मगन होते कि उसकी कैफियत पर गौर ही नहीं कर पाते। वैसे भी वो बहुत कमगो थी। बात करती थी तो लहजा इतना धीमा और नरम होता कि मुकाबिल बमुश्किल ही उसकी आवाज़ सुन पाता। ईर्ष्या थी भी इन सबसे छोटी, मासूम और नाजुक सी। कभी कभार तो वो सब उसको बिल्कुल कांच की गुड़िया समझकर ट्रीट करते थे। ईर्षी डियर, ज़रा संभल कर चला करो, कहीं ठोकर लगे ना तो किरची किरची हो जाओगी, बिल्कुल कांच की नाजुक सी गुड़िया की तरह। ये सबके प्यार का अंदाज था। वो जानती थी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देती तो उसके रुखसारों पर पड़ते भंवर उसे मज़ीद हसीन बना देते। हाय सबा, तुम्हारी ये कज़न तो बहुत ही खूबसूरत है। ये दूध, बिलाई, मक्खन और गुलाब की पत्तियों सा रंग, ये नाजुक कमर, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी खमदार पलकें और हया के रंग, ये छोटा सा दहाना, सुर्ख पंखड़ी से लब, ये रुखसारों में पड़ते भंवर, ये लंबे घने से आबाल जिन्हें अगर ये खोल दे तो जाने कितने दिल धड़कना भूल जाए। और जब ये बोलती है तो लगता है ज़मीन व आसमान की गर्दिशें थम गई हों, हर जानब धीमे सुरों में कोई नगमा छेड़ दिया गया हो। ईर्षि, तुम तो जिसका नसीब बनोगे वो तुम पर दिलो जान से फ़िदा हो जाएगा, तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हारी पूजा करेगा। इन सब की मामूज़ात आज़ाद माहौल की परूरदा लामिया बारहा बेबाकी से ईर्ष्या की तारीफ़ में सब लड़के लड़कियों के सामने बिना किसी लिहाज के अपना तबसरा जारी रखती, जो ईर्ष्या को पसंद ना था। वो तो बहुत सादा और मासूम से जज्बात रखने वाली, एक अज्जो इनकसार से ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना करने वाली लड़की थी। हर बार उसकी बेहुदा बकवास पर सबकी नज़रों से छलकती नागवारी देखने की ख्वाहिश को दम तोड़ते देख खामोश रहती, मगर आज तो जैसे फट पड़ी थी। अरे तुम भी तो कुछ बोलो ना, हुस्न अगर मगरूर हो तो और घायल करता है। अरे ईर्षि, तुम्हारे पीछे तो कई अमीर सादे दिल अपनी हथेलियों पर लिए फिरेंगे, तुम एक मर्तबा मेरे साथ क्लब तो चलो। लामिया की सॉफर पर वो धीमे मिजाज की लड़की मारे गुस्से, शर्मिंदगी, हया, ज़बत और न जाने किन किन कैफियत का शिकार होकर बुरी तरह बफर कर सुर्ख चेहरे समेत अपनी हमेशा झुकी निगाहों में ज़बत की सुर्खियाँ समेटे अपनी मुट्ठियाँ भींचती हुई उठ खड़ी हुई थी। उसका बदन इस लम्हे अनदेखी आग में जल रहा था। बुरी तरह कांपती हुई शदीद सर्दी में ठंडे पसीनों में नहा जाने वाली ये कोमल सी लड़की इन सबको हैरत के समंदर में डुबोने लगी। लामिया जी, ना तो मैं मगरूर हूँ और ना ही मैं इतनी ऐसा हूँ कि खुद को कैश करवाती फिरूँ। मैं कोई बुकाऊ माल नहीं हूँ और ना ही मुझे आपकी सोसाइटी के आवारा भंवरा सिर्फ मर्दों के मसनूई दिलों की ज़रूरत है, ना ही उनकी दिल लगी के मुंतहमिल हो सकती हूँ। रही बात हुस्न खूबसूरती की, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना ही मैंने खुद को बनाया है और ना ही आपने खुद को। और ये हुस्न, ये खूबसूरती तो खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाने वाली चीज़ है ये हुस्न अदा। असल चीज़ होती है किरदार, हया। आप औरत है लामिया जी, जिसे किरदार का दूसरा रूप कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
हया औरत का जेवर है और ये ज़ाहिरी जेवर आपको कुछ वक्त तक लोगों की निगाहों का मरकज़ ज़रूर बना देगा। लोग आपकी जानिब बढ़ेंगे मगर उनमें पुरखलूस कोई ना होगा। उनकी हवस पर निगाहें आपके शिफाफ दामन को दागदार करने की कोशिश करेंगी। उनके बढ़ते हाथ आपके वजूद, आपके किरदार को कभी ना मिटने वाले दाग दे जाएंगे। औरत तो वैसे भी छुपा कर रखने वाली हस्ती को कहते हैं। आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी हया, आपका लिए दिए रहने वाला अंदाज आपको बहुत से अजाबों से बचा सकता है, आपको दूसरों की निगाहों में मोतबर कर सकता है। सच मानिए कि वो औरत जो बाहया, बाकिरदार और अपनी निस्वानियत की हिफाजत करने वाली होती है, मर्द उसकी जानब कदम बढ़ाने से पहले सैकड़ों मरतबा सोचते हैं। ईर्ष्या का धीमा लहजा उससे सख्त गुस्से के बायस ईर्ष्या का धीमा लहजा इस समय सख्त गुस्से के बाद शोले बरसा रहा था। रही बात उस शख्स की जिसका मुकद्दर मैं और जो मेरा मुकद्दर है, तो मुझे ऐसे किसी दीवाने की ज़रूरत नहीं जो मेरे ज़ाहिरी हुस्न पर मेरा पुजारी बन बैठे, सारी दुनिया को भुला दे। और ना ही देवी बनना चाहती हूँ मैं। मुझे चाहे जाने और पूजे जाने का फ़र्क भी मालूम है। इंसान पूजा करते करते थक जाता है, उकता जाता है, जबकि चाहते दिन ब दिन निखरती जाती हैं। और मैं जिस शख्स का नसीब हूँ उससे सिर्फ उसकी मोहब्बत, उसका इतबार चाहूँगी। उसे इतना मजबूत होना चाहिए कि मेरी जानब उठने वाली हर गलत निगाह को निकाल सके, हर कदम को उखाड़ सके, हर हाथ को काट सके। जिसकी चाहतों के हिसार में मैं सारी दुनिया के खौफ से छुटकारा पालूँ, जो मेरी हिफाजत कर सकता हो, मेरी जायज़ बातों को मानता हो और अपनी जायज़ बातें मनवाना जानता हो। गलत बात पर मुझे रोके और मुझे इतना हक दे सके मैं उसे गलत राह पर चलने से रोक सकूं। वो मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हर रिश्ते का एहतराम करे और मुझसे एहतराम करवाए। जो कभी रूठे तो मैं उससे मनाऊं, जो कभी मैं रूठूं तो वो मुझे मनाए। मेरे दुख का, मेरे सुख का साथी हो, जो मुझे दौलत के अंबार ना दे, लेकिन अपना एतबार, अपना तहफ़्फ़ुज़ और अपनी थोड़ी सी मोहब्बत मेरे दामन में डाल दे। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे मिजाजी खुदा चाहिए, पुजारी नहीं। अंडरस्टैंड? ईर्ष्या की ज़ात का ये रुख इन सब के लिए नया और अनोखा था। वो गुस्से भरी परत पर खुलती चली जा रही थी और उसके ख्यालात सुनकर सब चंद लम्हे को तो सुन से रह गए थे। अपना जुमला पूरा किए बगैर सुलगती हुई मलामत करती निगाहें सब पर डालकर वहाँ से भाग गई और अपने कमरे में आकर बेड पर ढेर होते बिलक बिलक कर रो दी थी। ये ईर्ष्या थी? लामिया की हैरत ज़दा आवाज़ पर सब जैसे हवासों में लौट आए। नदामत के एहसास से और ईर्ष्या के लहजे में छुपे करबो दर्द को महसूस करके वो सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। हाँ, ये ईर्ष्या ही थी लामिया, और ये वाकई हमारी ईर्ष्या ही थी। कितने पकीज़ा जज्बात हैं उसके, कैसे मोहतर जज्बात रखती है ये बेत तो आज ही खुला है हम पर। और प्लीज़ लामिया, आइंदा उससे इस तरह कोई बात ना करना। अभी उसके भाई जिंदा है और आइंदा अपनी बहन के लिए ऐसे अल्फाज अगर किसी की ज़ुबान से सुने तो हम उसका खून पी जाएंगे। ईर्ष्या के दुखी लहजे ने इन सब के अंदर के बगैरत भाइयों को जगा दिया था। सो सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ईर्ष्या इस कदर दिल पर लेगी ये बातें। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। लामिया ने मौके की नज़ाकत को समझकर हवासी बंद फांदे थे। इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लामिया। आओ हम दोनों चलते हैं, आज कुछ आउटिंग का मूड हो रहा है, डिनर भी बाहर करेंगे। बस सामने कीचेन उठाते हुए अपने मखसूस लहजे में लामिया को मुखातिब किया तो वो खिल उठी थी। सबने मुतासिफ निगाहों से बसाम को देखा और उसकी बेहिस्सी पर खौल कर रह गए थे। ओके बाय। लामिया फ़ौरन खड़ी हो गई और एक अदा से अपने शोल्डर कट बालों को झटकती हुई बिसाम के संग संग चलती लाउंज से निकल गई थी। बेहिस जरा नहीं सोचती कि उस मासूम के दिल पर क्या गुजरती है। हर वक्त मजाक की सोचती रहती है, हर बात में एडवेंचर हो, थ्रिल हो, चाहे किसी की जान चली जाए। और ऐसा अब बिसाम को टोकते क्यों नहीं है और लामिया को उसकी बेहुदा गोई पर कोई नहीं सरजनिश करता? आखिर क्यों है ऐसा? माना कि लामिया हमारे इकलौते मामू की इकलौती बेटी है, ये ईर्ष्या भी हमारी जीजुजान इकलौती फुप्पो जान की इकलौती बेटी है। दोनों एक दूसरे का उल्ट है। ईर्ष्या लामिया से 1000 दर्जे खूबसूरत और खुश इखलाक है, और ये लामिया अव्वल दर्जे की बेबाक, नकचिड़ी और मगरूर। और फिर ईर्ष्या और बसाम को तो सबा अपने देवर और कज़न की बेनियासी पर शौहर पर उलट पड़ी थी। रिलैक्स भाई, मना कर दूंगा मैं बिसाम को और कह दूंगा कि वो लामिया को समझा दे। ओके? ऐसम ने अपने असली नरम लहजे में सबा का गुस्सा कम करना चाहा और हमेशा की तरह सबा उसके नरम ठंडी फुहार से लहजे पर ठंडी हो गई। सभी मुस्कुरा दिए थे, जानते जो थे दोनों की मोहब्बत को। रज़ा मेंशन के मकीनों पर अल्लाह ताला के ख़ास करम से हर तरफ खुशियों और मोहब्बतों की बारिश रहती थी। मकीनों के सरपरस्त मलक अली रज़ा और उनकी बेगम नूरिया, उनके 2 बेटे और 1 बेटी, जिनमें बड़े नासिर रज़ा, उनकी बीवी हादिया, उनके 2 बेटे एहसम, बिसाम, 2 बेटियां निदा और नीरा, और दूसरे नंबर पर हाजिर रज़ा, उनकी बीवी कानिया जो हादिया की छोटी बहन थी, उनके 2 बेटे एहतशाम, अहमर, उनकी बेटी सबा ने ख़ानदान को मुकम्मल कर दिया था। सबसे छोटी और लाडली बेटी दोनों भाइयों की अजीज़ बहन दरिया, जो भाभियों की प्यारी नंद, भतीजियों की प्यारी फुप्पो जान थी।
उनकी शादी मलिक अली रज़ा ने अपने दोस्त ज़वार शाह के इकलौते बेटे अब्बास शाह से की थी, मगर उनकी खुशियों भरी ज़िंदगी को लोगों की हासिद निगाहों ने खा लिया। शादी के सिर्फ 6 माह बाद अब्बास शाह और ज़वार शाह का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। दरिया शाह सदमे से बेहाल हो गई थी। रज़ा मेंशन तो तेज़ आंधियों की जद में आ गया था। सब इस नागहानी आफत पर हैरान थे। सबकी मोहब्बतों और चाहतों ने दरिया शाह को ज़िंदा रहने का हौसला अता किया। इन्हीं गम के लम्हों में डॉक्टर रसिया ने दरिया शाह को मां बनने की नवीद सुनाई थी। उनके अंदर एक नई रूह फौंक दी। जीने की उमंग, अपनी मोहब्बत, अपने शौहर की आखिरी निशानी को सेंध कर रखने की चाह में वो फिर से जी उठी थी। 31 दिसंबर की सरतरीन रात को ठीक 12 बजे जब एक नए साल का आगाज़ होने को था, दरिया ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया, जो आने वाले बरस में उनके लिए खुशियों के कुछ और खजीने अपनी ज़ात में समेटे उनकी सेज में खुशगवार असाफे समेत दाखिल हुई थी। इस गुड़िया का नाम सबने मिलकर इर्शिया रखा था, जो सबकी आंखों की ठंडक और दिल का करार बन गई थी। शुरू से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ, अपने आप में मगन, मासूम, भोली बाली सी, नाजुक और हसास और पुरवकार सी शख्सियत रखने वाली संजीदा और सोबर इर्शिया सभी को बेइख्तियार प्यार आ जाता। सबसे छोटी होने और सबकी बेपनाह मोहब्बतें पाने के बाद भी वो ना बिगड़ी थी। बाप की कमी का एहसास उसे शिद्दत से होता था, मगर ज़ुबान से उफ तक ना निकलती। स्कूल और कॉलेज की होरहार तलबा थी। जवानी की हदूद में कदम रखते ही वह हसीन से हसीन तर होती चली गई कि एक बार निगाह उठी तो दोबारा उसकी जानब ज़रूर उठती थी। तबीयत में आजिज़ी और इनकसार, सब्र तहम्मुल, जहानत और मतानत, संजीदगी कूट कूट कर भरी थी। हरफ शिकायत लबों तक लाना गुनाह समझती थी। वो वक्त से पहले शऊर की मंजिलों को तय करने के हिसाब काटना कितना कठिन होता है वो जान चुकी थी। गम को छुपा लिया था चेहरे से, लेकिन आँखों से झांकता था बेचैन रुत जगह सा। इर्शी बेटा, जब कॉलेज से जल्दी आ जाइएगा, आज हमें शाह वाला जाना है। मलिक अली रज़ा ने नाश्ता करने में मसरूफ़ इर्शिया को मुखातिब किया तो वो कुछ चौंक से गई थी। सारी हिस्से एकदम बेदार हो गई थी। तायाजान, आज मेरा प्रैक्टिकल है और मुझे 3-4 बज जाएंगे आते आते, इर्शिया धीमे सुरों में कह रही थी। ओह, ये तो मसला हो गया। बेटा, क्या बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल? नूरिया बेगम ने मोहब्बत से नवासी को देखा था। जी नानो, इर्शिया ने धीरे से जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, बिसाम को भी तो बाद में आना है ना, तो बिसाम तो मीटिंग से फारिग होकर वापसी पर ऋषि को भी ले आना। मलिक अली रज़ा ने गोया मसले का बड़ा हल पेश कर दिया था। जी दादाजान, जो आप मुनासिब समझे। बिसाम ने सादतमंदी से सर को ज़रा सा खम देकर कहा और चाय के सिप लेने लगा, जबकि ऋषि की रूह फना होने लगी थी। तायाजान, क्या मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है? अजीब कतराया हुआ सा लहजा था, जो किसी और को तो नहीं मगर बिसाम को ज़रूर चौंका गया था। उसने बड़ी गहरी जाँचती हुई नज़रों से ईर्ष्या के मुतबज़्ज़िज़ चेहरे को देखा। पलकों की झालरें रुखसारों पर इस तरह भी अंदाज में रकसा थी। पेशानी पर पसीना सा फूट पड़ा था। उसने आहिस्तगी से नज़रें हटा ली और उसकी गुरेज को लामिया के रवैये का रद्द अमल जाना था। हाँ बेटा, आज हम बिसाम और लामिया की मंगनी की तारीख रखने जा रहे हैं। नासिर रज़ा ने मोहब्बत से भांजी को देखा। सबके चेहरों पर अजीब से तासुरात थे। जी, एक लम्हे को इर्शिया का दिल धड़कना भूल गया था। छंद से मन में कुछ टूट गया था। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने खुद पर काबू पा लिया। जी, मैं आ जाऊँगी, इर्शिया ने कहकर जल्दी से गरम गरम चाय हलक में उतारी, जो उसके अंदर लगी आग को मात देने से कासिर थी, और अहसम के उठते ही अपना बैग और फाइल संभालती हुई पोर्च की जानब सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर बढ़ती चली गई थी। दरिया शाह ने मोहब्बत भरी मुतफक्किर निगाहों से बेटी को देखा था। इर्शिद, तुम हम सब से खफा तो नहीं हो? अब देखो गुड़िया, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारा दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने कल लामिया को उसकी हरकत पर खूब डांट पिलाई है। आइंदा वो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी। तुम भी वादा करो कि आइंदा हमें अपने भाइयों के ओहदे से मतला करने की कोशिश नहीं करोगी। अहमक लड़की, हम सब तुम्हारे भाई हैं और तुम हमारी छोटी सी प्यारी सी बहना हो। अब तो खफा नहीं हो ना? ऐसम ने खामोशी से पलकें झुकाए गुमसुम सी प्यारी सी लड़की को मुखातिब करके ना करदा फेल की माफ़ी तलब कर ली, और वो साकत सी बैठी रह गई। भैया, आई लव यू, आई रियली लव यू ऑल ऑफ यू। एकदम में वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बिलकने लगी थी। एहसम ने झटके से कार सड़क के किनारे रोककर तड़प कर उसे देखा था। अरे अरे, ये क्या कर रही हो गुड़िया? एहसम ने जल्दी से इर्शिया के दोनों हाथ चेहरे से हटाते हुए बेकरारी से कहा था। भैया, मुझे जाने क्या हो गया था कल। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बहुत बदतमीज़ी की है ना मैंने आपके साथ, और बाकी सबको भी गलत तरीके से मुखातिब किया। मुझे बहुत नदामत है। सॉरी भैया, वेरी सॉरी। इर्शिया सिसकियाँ भरती हुई कहती चली गई थी। अंदाज इतना बेसाख्ता और मासूमाना था कि बेख्तियारी एहसम की हंसी छूट गई थी। अहमक लड़की, तुम इंतहा से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। भाई, कल तुमने जो कहा वो 100% दुरुस्त था, और इसका एक फ़ायदा हम सबको हुआ। एहसम ने कहा। एक पल को रुककर इर्शिया के हुनक चेहरे को देखा था। उसकी खूबसूरत आंखों में ना समझ आने वाली कैफियत नज़र आ रही थी।
भाई इस तरह हम सबको मालूम हो गया कि तुम्हारा आइडियल क्या है और तुम्हें किस तरह के बंदे को सौंपना है। एहसम की बात मुकम्मल होने से पहले ही ईर्ष्या बुरी तरह शर्माकर, दिल का दर्द दिल में छुपाकर, चेहरा हाथों में छुपाकर रुख मोड़ गई थी। एहसम ने शांत नजरों से उसे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कार स्टार्ट करके कॉलेज की जानब मोड़ दी। सारे रास्ते वो ईर्ष्या से हल्की फुल्की गुफ्तगू करता रहा ताकि वो फ्रेश हो जाए और अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो गया। वापसी के सफ़र में वो बेहद पुरसकून था। मिर्ज़ा साहिब, आज की मीटिंग में जो मामलात ज़ेरे बहस रहे हैं उनकी तफसीलात आपने नोट किए? बिसाम मीटिंग से फारिग हुआ तो अपनी कार की जानब बढ़ते हुए पूछने लगा। जी सर, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। और हाँ सर, वो आपके घर से कई मरतबा फ़ोन आ चुका है कि आप जल्दी से शाहवाला पहुँच जाएँ ईशा बीबी को कॉलेज से लेकर। मिर्ज़ा अहमद सुबहानी ने बिसाम को इत्तला दी तो वो अपनी बेपरवाही पर ख़ुद को सरसनिश करता हुआ मिर्ज़ा अहमद सुबहानी का शुक्रिया अदा करता ईशा के कॉलेज की जानब गाड़ी बढ़ा ले गया। अल्लाह मियाँ जी, किसी को भेज वरना आपकी गुनहगार बंदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ईर्ष्या का प्रैक्टिकल 3:30 बजे ख़त्म हो गया तो वो गेट पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सारा कॉलेज लड़के लड़कियों से खाली हो गया। चौकीदार को गेट बंद करना था, सो वो तकरीबन 5:30 बजे के करीब लरसती कामती बड़ी सी चादर में अपने वजूद को छुपाकर धीरे धीरे फुटपाथ पर चलती बस स्टॉप तक आ गई थी। शुमई किस्मत के उसके रूट की आखिरी बस भी निकल चुकी थी। बस स्टॉप पर आवारा लड़कों का एक टोला उस पर आवाज़ें कसने लगा था। इर्द गिर्द कोई मौजूद न होने के बायस वो मज़ीद शोर हो रहे थे। गटिया गटिया गाने गाकर उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे थे। सड़क वीरान थी। सर्दियों की तेज़ी से तारीख होती शाम, आसमान पर स्याह बादलों की चादर तनी थी। सर्द हवाएं वजूद को चीर रही थी। उस पर उसका तन्हा होना और लफंगे लड़कों के घेरे का लम्हा ब लम्हा तंग होते जाना। ईर्ष्या बुरी तरह जर्द होती जा रही थी। जिस्म के एक मसाम से पसीना फूट पड़ा था। एक लड़के ने इंतहाई कदम के तौर पर ईर्ष्या की चादर झटके से घसीटी ही थी कि तेज़ रफ्तार पजारो बिल्कुल उनके करीब आकर रुक गई। दरवाज़ा खोलकर निकलने वाले बंदे को देखकर उस पर उसके कड़े तेवरों ने लड़कों के टोले को चौंका दिया था। ईर्ष्या तो लम्हे के 1000वें हिस्से में अपने मसीहा को सामने देखकर मुतमईन सी हवास खोती चली गई। उसका वजूद लहराकर ज़मीन पर आ रहा था। बसान ने एक नज़र बेहोश ईर्ष्या पर डाली और फिर इन लड़कों पर टूट पड़ा था। चोटों के वो दाव पेच दिखाए कि वो सब दम दबा कर भाग निकले थे। जिसने ईर्ष्या की चादर घसीटी थी बस सामने मार मार कर उसके दांत तोड़ दिए थे। इस तरफ से फारिग होकर वो ईर्ष्या की चादर ज़मीन से उठाकर तेज़ी से उसकी जानब बढ़ा था। उसके करीब पंचों के बल बैठकर उसको सीधा करते हुए उसकी चादर उसके जिस्म पर डाली तो बुरी तरह ठटक गया था। उसकी पेशानी से बहता लहू गर्दन तक आ रहा था। बिसाम ने तेज़ी से उसके कान से सरापे को बाजू में उठाकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर एहतियात से लटाया। दरवाज़ा बंद करके उसकी किताबें और बैग उठाकर अगली सीट पर फेंका। ड्राइविंग सीट संभाल कर उसने तेज़ी से कार का रुख क्लिनिक की जानब मोड़ दिया था। ईर्ष्या की ड्रेसिंग करवाकर और डॉक्टर की तसल्ली पर वो जिस वक्त रज़ा मेंशन पहुंचा उस वक्त तक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। एहतियात से उसे उठाकर उसके कमरे में ले आया था। धीरे से बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया। कमरे की लाइट्स ऑन करके उसके करीब ही बेड के नज़दीक कुर्सी रखकर बैठ गया था। जर्द चेहरा, बिखरे बाल जो चोटी खुल जाने से बेपनाह सिल्की होने के बायस बेड पर फैले हुए थे। मासूम वीरान चेहरा। बिसामला शौरी तौर पर उसको देखता चला गया। सुबह का मंजर और कुछ देर पहले ईर्ष्या का मारे हिया के अपनी चादर उतरते सदमे से बेहोश हो जाने वाले मंजर ने बिसाम को अंदर तक हिला दिया था। बिसाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि वो ऐन वक्त पर पहुंच गया, वरना से आगे वो कुछ सोचने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बिसाम, ईर्ष्या की नकाहत से भरपूर आवाज़ सुनकर बिसाम चौंक उठा। दूसरा झटका उसे ईर्ष्या के लबों से अपना नाम सुनकर लगा था। चंद लम्हों के लिए तो वो साकत रह गया था। बिसाम, यकबेक चौंक कर वो अपना सर झटकता हुआ तेज़ी से उठकर उसके करीब आ गया था। हाँ ईर्षी, मैं हूँ तुम्हारे पास, आंखें खोलो, देखो मुझे, आंखें खोलो। बिसाम उस पर झुका धीरे धीरे पुकार रहा था। उसकी आवाज़ ईर्ष्या की प्यासी समातों को सिराब कर रही थी। लरसती हुई घनेरी पलकें नम हो गई थी। आंसू टूट टूट कर लड़ियों की सूरत रुखसारों पर बिखरने लगे थे। उसने आहिस्तगी से अपनी सुर्ख अंगारा आंखें खोलकर अपने ऊपर झुके वजूद को देखा और शायद यही वो लम्हा था जब बिसाम को अपनी तस्वीर उसकी निखरी निखरी मासूम मतूरा निगाहों में तैरती नजर आ गई। न जाने कैसी शिद्दतें थीं जो इन दो आंखों से घनेरी पलकों के उठ जाने पर मुकाबिल को हार जाने पर मजबूर कर रही थी। जज्बों का सिलाब था जो उमड़ता चला आ रहा था। मोहब्बतों का जाल उसके वजूद के गिर्द बुनने लगा था। बिसाम बेखुद सा उसकी आंखों में देखता रहा। फिर न जाने क्या हुआ कि अचानक कि उसने अपने सुलगते हुए लब धीरे से झुककर ईर्ष्या की पेशानी पर रख दिए थे। ईर्ष्या जो अब तक ख्वाब की सी कैफियत में थी, यकलख्त बिसाम के इंतहाई इक़दाम पर हकीकतों की दुनिया में लौट आई। उसका नाजुक वजूद पूरी तरह बिसाम की गिरफ्त में था। बिसाम के बाजुओं के घेरे में खुद को पाकर वो खौफो हिजाब से उस पर बिसाम की मधोशी और आंखों से छलकती हुआ रफ्तगी एक जुनूनी सी चमक पर तड़प कर खुद को उसके घेरे से निकालने के लिए मज़ाहमत करने लगी। बाहर ज़ोर से बिजली चमकी थी।
बादलों की गर्ज ने एक लम्हे को उसके अंदर के मौसम का लुबादा ओढ़ लिया था। मुझे छोड़ दें प्लीज़। घुटी घुटी सी चीखें उसके लब्बों से निकलकर कमरे के सकूत को तोड़ने लगी थी। ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी तुम? बिसाम का लहजा आँच देने लगा था। ईर्ष्या उसके लहजे से उसके दस्ते निगाह की हिद्दत से झुलसने लगी थी। उसके अंदर तूफान से उठने लगे थे। बिसाम की सांसें उसके चेहरे को झुलसाने लगी थी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं लामिया आपी नानो। ईर्ष्या ने खौफजदा लहजे में हिरासा नज़रों से बिसाम को देखकर कुछ कहना चाहा। चिट्टाख। इससे कबल कि उसका जुमला मुकम्मल होता बिसाम का हाथ उठा और उसके नर्म नाजुक रुखसार पर अंगारे दहका गया था। सुनो, आज के बाद तुम्हें कोई हाथ ना लगाने पाई। मेरे बाजुओं में समा जाने वाले के गिर्द किसी और के बाजू आगे ना बढ़ने पाई। वैसे पहले तो जो हुआ सो हुआ, मगर आज के बाद। बिसाम के अंगारा सिर्फ तिलवास और ईर्ष्या हैरतो सदमे दुख और बेयकीनी से आंखें फाड़े बिसाम के खूबसूरत होंठों को देखे गई, जिनसे लफ्ज़ नए शहर में बुझे सनसनाते हुए तीर निकल रहे थे और जो उसकी पूरी हस्ती को जलाकर खाकस्तर करने के दर पर थे। नहीं 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 नहीं। अर्शिया पूरी कुव्वत से खुद को बिसाम की गिरफ्त से आज़ाद करके जुनूनी अंदाज में कहती भागती हुई कमरे से निकल गई थी कि बिसाम एक जुस्ते लगाकर उसकी राह में आ गया और उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया था। हट जाए मेरे रास्ते से, मैं मुफ्त का माल नहीं हूँ। मैं बुरी तरह मज़ाहमत करती वो कांच की गुड़िया उसके मजबूत बासों में ही झूल गई थी। कुछ सर की चोट और कुछ उसके लफ्ज़ों के ज़ख्मों ने बेहाल कर दिया था। इससे कबल के वो ज़मीन पर गिरकर टूट जाती, बिसाम ने उसे आहिस्तगी से थाम कर दोबारा बेड पर लिटा दिया था। उस पर कंबल डालकर कमरे से निकलता चला गया। लाउंज में आकर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। अभी रिसीवर क्रैडल पर रखा ही था कि सब लोग खुशी से खिलते चेहरों समेत ढेरों मिठाइयाँ और फल लिए चले आए थे। बाहर बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया था। ढेरों मिठाई और फल लिए चले आए। बाहर बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया था। मुबारक हो बिसाम, इस जुमे को मंगनी है लामिया और तुम्हारी। एहसम ने बढ़कर छोटे भाई को लिपटाकर मुबारकबाद दी थी। अभी तक किसी का ध्यान बिसाम के परेशान चेहरे पर नहीं गया था। क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो? मलिक अली रज़ा ने सबसे पहले पोते की कैफियत को नोट किया। एक पल को वो गड़बड़ा सा गया था। वो इर्शी दादाजान, बिसाम ने इसतरारी अंदाज में वहशत ज़दा नज़रों से सबको देखते हुए कहा तो सबके मुस्कुराते चेहरे यकलक तारीख हो गए थे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है वो बिसाम? दरियाशाह तो जैसे हवास खोने लगी थी। कुछ नहीं हुआ उसे पुप्पो, बस ज़रा। बिसाम ने दरियाशाह को शानों से थाम कर सोफे पर बिठा दिया और सारी बात उनके गोश गुजार कर दी जिसमें कुछ देर पहले का हिस्सा हज़फ कर डाला था। बिसाम, तुम बहुत बेपरवाह हो। शहर के हालात का तुम्हें अंदाज़ा है, फिर भी तुमने बेपरवाही दिखाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो? मलिक अली रज़ा बात सुनकर गुस्से में बिसाम पर उलट पड़े थे। सभी के तेवर ख़तरनाक थे, सो बिसाम ने खामोशी से डांट सुनने में ही आफियत समझी थी। बस करें बाबा जान। बिसाम बेटा, ईर्षी कहाँ है? दरियाशाह ने मलिक अली रज़ा को ठंडा करते हुए बात बदली थी। अपने कमरे में है पुप्पो जान, अभी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया मैंने, वो आने ही वाला होगा। बिसाम ने धीरे से जवाब दिया। इसी पर डॉक्टर बिलाल लाउंज में दाखिल हुए। बिसाम उन्हें लिए सबके साथ ईर्ष्या के कमरे में आ गया था। डॉक्टर बिलाल ने ईर्ष्या का चेकअप किया था। कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जहनी दबाव से बेहोशी तारी हो गई है। सुबह तक होश में आ जाएगी, मगर इनका फिर बहुत ख्याल रखना होगा, आइंदा ऐसी कैफियत ना हो, वरना ब्रेन हैमरेज या नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ये दवाइयाँ दे, बाकायदगी से, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के लफ्ज़ों पर सब सुन से रह गए थे। बिसाम ने अजीब सी नज़रों से ईर्ष्या के ज़रतर चेहरे को देखा जिस पर खजान रुत ने अपने पंजे गाड़ दिए थे। डॉक्टर हदायत देकर चला गया था। सबकी तोपों का रुख एक मरतबा फिर बिसाम की जानब मुड़ गया था। बिसाम कुछ कहे बिना लंबे लंबे डग बढ़ता कमरे से निकलता चला गया था। बाबा जान, बच्चे की पहली पहली खुशी और आप सब ने उसकी खुशी को रौंद डाला है। वो बड़ा हसास बच्चा है, देखा नहीं अपने किए पर पेशेमान है। और फिर गलती भी तो इंसानों से ही होती है ना, अब उसे माफ़ कर दें और उसे मना लें। अम्मी जान, ईर्षी अब ठीक है, बड़ी डरपोक है। बुज़दिल लड़कियाँ ज़रा सी बातों पर हवास खोने लगती है। आप जानते तो हैं उसकी आदत को, फिर भी बेचारे बच्चे को डांट कर रख दिया। दरियाशाह बेटी की हालत को उपस डालकर सबको बिसाम को मनाने के लिए मजबूर कर रही थी। दहलीज पर खड़ा बिसाम उनके जमलों पर एहसास नदामत से पस्ती के घड़े में गिरता चला जा रहा था। उस पर ईर्षी से अपने रवैये पर पशियोमानी एहसास से नदामत महसूस करके वो मज़ीद वहाँ रुकने की ताब न रखते हुए अपने कमरे में चलाया। फ़ोन की बेल पर रिसीवर उठा लिया था। दूसरी जानब लामिया थी जो उसे मंगनी तय हो जाने पर मुबारकबाद दे रही थी। बिसाम लामिया के साथ बातों में मसरूफ़ हुआ तो अपने इर्द गिर्द का एहसास भी ना रहा। ईर्ष्या के हवास जरा जागे तो तूफ़ानी रात का एक एक लम्हा निगाहों के सामने घूम गया। अज़ियत के शदीद एहसास से उसने सख्ती से सुलगती आंखें मींच ली थी। अंदर अलाउ से दहकने लगे थे। इससे पहले वो चीख कर बिसाम के वकार का लबादा उतारती। दरियाशाह की आवाज़ और जुमलों ने उसे अंदर तक सर्द कर दिया था। अम्मी जान,
बाबा चान, ईर्ष्या बिसाम की बीवी है। ईर्ष्या की समातों के करीब धमाका सा हुआ था। मगर बाबा चान, बिसाम की लामिया में बढ़ती दिलचस्पी की बदौलत मैं ये कुर्बानी देने पर राज़ी हो गई हूँ कि वो लामिया से शादी करे, मगर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मेरी कांच सी गुड़िया के शफाफ दामन पर तलाक जैसा दाग लग जाए और वो टूट कर बिखर जाए। नहीं बाबा जान और अम्मी जान, आप सबको समझा दें कि वो ईर्षी, बिसाम और लामिया को इस रिश्ते के मुतल्लिक कुछ ना बताएं। मैं ईर्षी को दुखी नहीं देख सकती और ना ही बिसाम को पशेमान और लामिया को इस कसक के साथ कि वो किसी के हक पर डाका डाल रही है। मैं ईर्षी को कभी नहीं बताऊंगी कि वो बिसाम की मनकूहा है। बस इतना कह दूंगी कि बचपन में उसका निकाह मैंने बास के दोस्त के बेटे से कर दिया था और वो लोग ना जाने कहाँ से कहाँ चले गए थे। उनका कोई अता पता नहीं है हमारे पास, सो वो भी मशरकी लड़कियों की तरह तकदीर के फैसले पर सर झुका दे। मगर बाबा चान, आप सबको समझा दें कि वो तलाक जैसी मकरूह चीज़ का नाम भी ना लें मेरी ईर्षी के लिए, प्लीज़। अम्मी चान प्लीज़। दरिया शाह, मलिक अली रज़ा और नूरिया बेगम के हाथों को अपनी आंखों से लगाकर टूट कर रो पड़ी थी। इस वक्त कमरे में सिर्फ वही थे। ईर्ष्या सुनसी अपनी अजीम माँ के फैसले को सुन रही थी, जिसने अपनी बेटी के सुहाग को अपने हाथों किसी और को सौंप दिया था। ईर्ष्या के अंदर पर बर्फ़ से चमती गई थी। ठीक है दरिया, जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा, मगर याद रखना बेटा, ईर्षी तुम्हारी एक ही बेटी है, उसकी उजड़ी ज़िंदगी कभी आबाद नहीं हो सकेगी। और फिर बिसाम को इल्ज़ाम देना और ईर्षी की जानब पलटने पर मजबूर करना भी नामुमकिन ही होगा। मलिक अली रज़ा की आवाज़, उनके लहजे की लर्जिश और दुख ईर्ष्या को नए सिरे से पिघलाने लगा। अंदर की दुनिया ज़िलज़िलों की जद में थी। बिसाम मेरा है और मैं उसकी हूँ, यह एहसास ही काफ़ी है मेरे लिए। ये ज़्यादा राह ही बहुत है कि मेरे नाम के साथ उसके नाम का साइबान तना है। ईर्ष्या सुन होते दिमाग समेत सोचती चली गई थी। एक मरतबा फिर उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। नामहरबान माहौल में खुद को पाकर ईर्ष्या चंद लम्हों तक साकत निगाहों से छत को घूरती गई। ईर्ष्या, गुड़िया, चंदा। समातों में उतरती मानूस आवाज़ें उसे हकीकतों के खारदारों में घसीट लाई थी। उसे खामोश नज़रों से अपने चारों जानब खड़े परेशान चेहरों को देखा, जो उसके आंखें खोलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने में मसरूफ़ थे। शुक्र है खुदाया, बच्ची को होश आ गया। पूरे 3 दिन बाद आंख खोली है इसने। जाओ नासिर, इसका सदका दो फ़ौरन। मलिक अली रज़ा ने दोनों बेटों को मुखातिब किया। उनके हुक्म पर दोनों मोहब्बत से ईर्ष्या की पेशानी चूमते तेज़ी से बाहर निकलते चले गए थे, जबकि ईर्ष्या 3 दिन तक बेहोश रहने का सुनकर एकदम घबरा गई थी। अम्मी, धीरे से पटरी ज़दा लब वाह हुए थे। हाँ मेरी जान, मैं पास ही हूँ तुम्हारे। दरिया शाह ने उसका जर्द हाथ थाम कर पेशानी पर बुस्सा दिया तो 2 सितारे टूट कर उसके बालों में धमकने लगे थे। लामिया, बिसाम टूटे फूटे लफ्ज़ों में कुछ पूछना चाहा। हाँ बेटा, दोनों की मंगनी अगले जुमे को होगी। भला तुम्हारे बगैर हम इतना अहम फंक्शन अरेंज कर सकते थे? हादिया बेगम ने निगाहें चुराते हुए खुशगवार लहजे में गोया उसका मफहूम समझकर जवाब दिया था। सभी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दरिया शाह अपने आंसू सबत करने की कोशिश में बेहाल होती जा रही थी। ईर्ष्या ने एक नज़र में सबके चेहरों से छलकते इस तरह आप पशेमानी को भांप लिया और उसके अंदर का कर्ब इससे पहले कि पानी बनकर आंखों से छलकता और इस राज को तश्ते अस्पाम कर देता जो इन सब का, जो कि अपने थे, भरम तोड़ देता। धीरे से पलकें मूंदी थी। प्लीज़ ज़्यादा रश ना लगाएं कमरे में, मैं इन्हें अभी आराम की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी नुकसानदेह है इनके लिए। डॉक्टर बिलाल ने कमरे में दाखिल होते हुए गोया इसका भरम कायम रखने का सामान कर दिया तो सभी भारी भारी उसे प्यार करते हुए बाहर निकलते चले गए थे। ईर्ष्या सेहतयाब होकर घर आ गई थी। जिस्मानी तौर पर डॉक्टर ने उसको फिट करार दे दिया था, मगर ये तो वही जानती थी कि वो अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार थी। अपने हाथों की लकीरों में जिसे तलाश करती रही, उसकी आंखों के सामने किसी और का हो रहा था। उसके पंदार को इसे क़यामत के लम्हे में रेज़ा रेज़ा करके कितनी आसानी से वो अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाली हस्ती के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा था, जिसको अपने किए पर ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी, जो इसका सब कुछ होते हुए भी इस पर तमाम तरह इस्तेहकाक रखने के बावजूद बेखबर अनजान था। सभी ईर्ष्या की खामोशी उसकी मुसम्मिल कैफियत को बीमारी का असर समझकर उसको बहलाने में मसरूफ़ थे। अपनी तरफ से उसके साथ होने वाले अजीम नुकसान की हतल मकान तलाफ़ी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बेहिस शख्स जो इसको इस दोराहे पर ले आया था जहाँ ज़िंदगी और मौत की दरमियानी वादियों में से ताउमर आबलापात थकन से चूर होने के बावजूद भटकने को तन्हा छोड़ा जा रहा था। आगाही पा लेने के बावजूद उसे बेखबर रखने की कोशिश की जा रही थी। एक मर्तबा भी उसकी आदत के लिए नहीं आया था। उस रोज़ भी वो लाउंज में बैठी थी। सब लड़कियां अपने लिबास मुंतखब करके ज्वेलरी, मेकअप, जूतों के झंझट में पड़ी थी, जबकि ईर्ष्या न जाने किस सोचों में गुम अपने लबों पर अपनी शहादत की उंगली को मुसलसल फेर रही थी। एक जाना पहचाना सा
एहसास उसके रूम में सरायत कर रहा था। तभी उसकी निगाह दरवाजे पर जम गई, जहाँ से बिसाम लामिया के साथ हंसते मुस्कुराते चेहरे समेत ढेरों शॉपर संभाले अंदर दाखिल हुआ था। दोनों के खिलखिलाते चेहरों को देखकर उसके अंदर का मौसम तगयानियों की जद में आ गया था। जल्दी में अपनी पलकों की झालरें गिरा ली कि कोई उसकी नज़रों को ना पड़ ले। लामिया खिलखिलाहटों के दरमियान सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी कि बिसाम ईर्ष्या की तवक्को के बरअक्स उसके करीब चलाया और उसके मुकाबिल सोफे पर धंस कर बैठते हुए उसके नाजुक हाथ पर अपना भारी मजबूत हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए इत्मीनान से उसका सुकून गारत करके उसके फरार की राहें मजबूत करते हुए उसके तेज़ी से बदलते चेहरे को देखने लगा। छोड़े मेरा हाथ, ईर्ष्या रूहानसी लहजे में बोल उठी। उसकी उठती गिरती पलकें उसके अंदर के इज़्तिराब की गुमाज थी। क्यों छोड़ दूँ? याद नहीं मैंने तुमसे कुछ कहा था उस रोज़? क्या सोचा है तुमने मेरी हदायत के मुतालिक? बसाम की लहजे में आँच थी। ईर्ष्या ने एक पल को घायल नज़रों से उसे देखा, जिसका चेहरा, जिसकी आंखें अनदेखी आग में सुलगती हुई दिखाई दे रही थी। ईर्ष्या ने अगले लम्हे पलकें झुका ली थी, अपने दिल से उमड़ती दर्द की ठीसों को दबाते हुए इस्तरारी अंदाज में अपने आप में मगन बातों और तबसरों में मसरूफ़ अपने कज़न्स को देखा। बुजुर्ग तो अपने असीसों दोस्तों को कल मुनक्किद होने वाली मंगनी के फंक्शन की दावत देने गए हुए थे। हाँ बोलो, कुछ पूछा है तुमने मेरी बातों के, कुछ सोचा तुमने मेरी बातों के मुतालिक? बसाम ने अपना सवाल दोहराया, लहजा सुलगता हुआ सा था। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों मेरे दामन को दागदार करने के दर पे हैं? मेरी इज्जत व वक़ार के लिबादे को तार तार करना चाहते हैं? क्या छीना है मैंने आपसे? क्यों पीछे पड़ गए आप मेरे? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भर आ गई थी। आंखों से निकलकर दो शफाफ मोती रुखसारों को तर कर गए थे कि आंसुओं को बहने का रास्ता मिल गया था। उठो और अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ, मैं वहीं आकर अपने सवाल का जवाब लूँगा तुमसे। बिसाम ने झटके से उसका हाथ छोड़ा जो सोफ़े के साथ पड़ी कुर्सी से टकरा गया था। वह मुश्किल अपनी चीख को दबाकर वो मौका गनीमत जानकर तेज़ी से उठकर अपने कमरे की जानिब भागी थी। वो तो शुक्र था कि कोई इनकी जानिब मुतवज्जो नहीं था, वरना शायद उसके सब्र का पैमाना लबरेज ही हो जाता। काश बिसाम आपने मुझे अपनी बीवी समझकर, अपनी जानकर अपनी ज़िंदगी मुझसे मेरी हर सांस मोहब्बतों के वस खरीद लेते तो मैं आपको सब कुछ अपना वार देती। मगर इस सूरत हाल में जबकि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे, मेरे वजूद से, मेरे जज्बात से खेलना है, तो मैं आपको इसकी इजाज़त मरकर भी नहीं दूंगी। मैं तो ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती कि यहाँ मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ। अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करके ईर्ष्या अपने बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोती चली गई थी। बिसाम, ये ईर्ष्या किधर गई? अहमद ने अचानक पूछ लिया। एक पल को तो बिसाम गड़बड़ा गया था, मगर अगले लम्हे अपने मखसूस अंदाज में कंधे उचकाकर बेनियाज बनने की कोशिश करने लगा। वो अपने कमरे में चली गई है, कह रही थी कि तबीयत ख़राब हो रही है। बिसाम ने बड़ी सफाई से झूठ बोला था। तो तुमने बताया क्यों नहीं? इंतहाई फजूल इंसान हो तुम बिसाम। पहले तुम्हारी बेपरवाही और बेनियासी ने उसे इस हाल तक पहुँचाया, जाने कब एहसास होगा तुम्हें? एहतशाम ने गुस्से से उसे घर का। सभी की खशमगीन निगाहें उसे घूर रही थी। लामिया हैरान सी बैठी रह गई। मैंने क्या किया है आखिर जो आप मुझे डांट रहे हैं शामी भाई? बिसाम के अंदर गुस्से और नफरत के उबाल उठने लगे थे। लाशऊरी तौर पर सभी अंदर से एहसास जुर्म का शिकार थे। शट अप बिसाम, पूछते हो क्या किया तुमने? ये सब किया दरा ही तुम्हारा है। आओ नीरा, सबा चलकर देखें ईशी को, न जाने कितनी तबीयत ख़राब हो उसकी। लामिया तुम भी आओ। निदा ने अपने शौहर के साथ भाई के लहजे की बदतमीज़ी महसूस करते उसको डपट दिया और उसे घूरती हुई बाहर की जानब बढ़ गई थी। माई फुट, मर जाए मेरी तरफ से मनहूस ईर्षी। बिसाम सबकी ईर्ष्या से मुतल्लिक जज्बाती हमायतियों पर सुलग कर गोया हुआ था। उसका इतना कहना गज़ब हो गया था। ऐसम का हाथ उठा था और चट्टाक से उसके गाल पर पड़ा था और अपने निशान सबत करता चला गया था। मारे हैरत व सदमे के बिसाम साकित निगाहों से अपने नरम धीमे मिजाज के भाई को देखे गया, जिसने कभी उसे फूल से भी ना मारा था, बड़ी से बड़ी गलती पर डांटा तक ना था। सभी के लिए ऐसम का इंतहाई कदम गैर मुतवक्को था। बिसाम बिना कुछ कहे पलटकर लाउंज से निकलता चला गया था। कार स्टार्ट होने और टायर चिरचिराने की आवाज़ पर सभी हवासों में लौट आए थे। बिसाम, लामिया ने तेज़ी से बाहर की जानब बढ़ना चाहा, मगर नीरा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। वो जा चुका है लामिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा। अहमद घर छोड़ आएंगे तुम्हें, आराम से घर जाना, मैं फ़ोन करके उसके आने की खबर पहुंचा दूंगी। कल तुम दोनों की मंगनी है और इतने अहम मौका पर कैसे हो सकता है कि वो ना आए? वो ज़रूर आएगा। नीरा ने उसकी परेशानी को भांपते हुए उसे समझाया। लहजे को शोख बनाने की कोशिश करने लगे, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। एहसम भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लामिया ने तासुफ से एहसम को देखा। ये तुम्हारा मसला नहीं है लामिया, मैंने जो किया ठीक किया। अभी तुम्हें इतना हक नहीं मिला कि तुम हमारे मामलों में दखल दो। अहमद, इसे घर छोड़ाओ। एहसम ने खिलाफ तवक्को
इतने दरश्त लहजे में जवाब देकर हुक्म सादर किया कि लामिया साकत रह गई थी। एहसास ज़िल्लत ने उसके अंदर इंगारे भर दिए थे। चलो लामिया, अहमद ने मज़ीद वहाँ रुकने की हमाकत समझते हुए कहा तो लामिया पैर पटकती हुई बाहर निकल गई थी। एहतशाम, निदा ने ईर्ष्या के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो बुरी तरह काम कर खौफज़दा नज़र से दरवाजे को देखने लगी। दिल सीने की चार दीवारियों से टकराने लगा था। ईर्ष्या, दरवाज़ा खोलो। निदा की आवाज़ पर ईर्ष्या को कुछ हौसला हुआ। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और आंसू साफ करने लगी थी। क्या हुआ ईर्षी जान? नीरा ने मोहब्बत से बढ़कर उसके मतूरम चेहरे को देखते हुए परेशानी से पूछा। एहतशाम और निदा भी परेशान खड़े उसे ही देख रहे थे। कुछ नहीं आप भी, बस ज़रा चक्कर आने लगे थे। ईर्ष्या ने उनको मुतमईन करना चाहा मगर वो कहाँ आसानी से मानने वालों में से थे। मगर ये आंखें तो रोई रोई लग रही हैं। एहतशाम ने गोया उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी। आपको तो मालूम है भैया, मैं ज़रा सी बात पर रोने बैठ जाती हूँ, फिर भी पूछ रहे हैं। अच्छा बताएं लामिया आप भी कहाँ है? ईर्ष्या ने मसनूई मुस्कान लबों पर सजा कर बात बदली थी। लामिया तो अहमद के साथ घर चली गई और बिसाम रात को देर से घर आने का कहकर गया है। निदा ने गोया ईर्ष्या के दिल की बात जानकर जवाब दिया था। बिसाम के जाने का सुनकर उसके अंदर सुकून की लहरें उठने लगी थी। कितनी ही देर वो तीनों उसके कमरे में बैठे बातें करते रहे। बुजुर्गों की आमद पर महफिल बर्खास्त हो गई थी। बिसाम रात के खाने पर भी नहीं आया था। बुजुर्गों को तो उन्होंने बहला लिया था मगर खुद सब परेशान से थे। ईर्ष्या अपने कमरे में आकर लिबास तब्दील करके हस्ब आदत गुस्ल करने के बाद दवाओं के ज़ेर असर घनूदगी में चली गई थी। सब अपने कमरों में जाग रहे थे। बिसाम की कार पोर्च में रुकने की आवाज़ पर सभी मुतमईन हो गए थे मगर किसी ने बाहर निकलकर बिसाम से बात करना मुनासिब न समझा था। निदा लामिया को फ़ोन करने लगी था कि बिसाम की आमद की इत्तला दे दे। बिसाम को सबसे ज़्यादा दुख भाई के थप्पड़ का था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह ईर्ष्या को तोड़ फोड़ कर रख दे। अपने कमरे में मुसलसल टहलते हुए वो सोचे चला गया था। वॉशरूम में घुसकर कितनी ही देर ठंडे पानी से गुस्ल करता रहा मगर अंदर की तपश शदीद सर्दी और ठंडे पानी से भी नहीं बुझ रही थी। गुस्ल करके तौलिए से बाल रगड़ता बाहर निकला तो पहली मर्तबा भूख का एहसास हुआ। चाय की तलब भी हो रही थी। उसे याद आया कि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया पिया। अपनी मदद आपके इरादे के तहत वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ा मगर रास्ते में ईर्ष्या के कमरे के दरवाजे के बाहर रुक गया। कितनी ही देर वो लब बीन से दरवाजे को घूरता रहा। फिर जाने क्या सोचकर दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया था। हालांकि ईर्ष्या को लॉक लगाकर सोने की आदत थी मगर रात को वो जाने कैसे लॉक लगाना भूल गई थी। बिसाम ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया था। कमरे में ज़ीरो पावर के बल्ब की धुंधिया रोशनी फैली हुई थी। बिसाम कुछ देर दरवाजे के करीब खड़ा रहा। कमरे के माहौल से मानूस होते ही वो मजबूती से कदम उठाता ईर्ष्या के बेड के करीब आ गया। ईर्ष्या दुनिया व माफिया से बेखबर गर्म कंबल में लिपटी सो रही थी। बिसाम ने बढ़कर उसके वजूद पर से कंबल घसीट लिया और अगले ही लम्हे उसका दिल सीने की दीवारों से टकराने लगा था। ब्लैक नाइटी में उसका दुधिया गुलाबी वजूद संगे मरमर से तराशा हुआ मुजस्मा लग रहा था। खूबसूरत दिल फरेब चेहरे पर सोते हुए भी एक कर्ब सा बिखरा हुआ था। मासूमियत ने उसके नकूश को एक सोच सा अता कर दिया था। उसके घने लंबे स्याह बाल उसके जिस्म पर, उसके तकिए, उसके बिस्तर पर फैले हुए थे। इस समय वो बिसाम को वाकई कांच की नाजुक सी खूबसूरत गुड़िया लग रही थी। एक पल को उसका दिल चाहा कि वो इस गुड़िया को तोड़ फोड़ दे मगर अगले ही लम्हे उसके अंदर कहीं आवाज़ उभरी, नहीं, इस गुड़िया को यूं ही सोने दो। इसके शफाफ दामन को दागदार ना करो। इसकी मासूमियत का कत्ल मत करो। इस आवाज़ की बाज़गश्त उसे बारहा सुनाई दी थी। जाने किस जज्बे के तहत उसने दोबारा कंबल उसके जिस्म पर डाल दिया, झुककर उसकी पेशानी पर लब रख दिए और बिना हट किए कमरे से निकलता चला गया था। ईर्ष्या जो दवाइयों के ज़ेर असर मदहोश थी, उसे खबर ही ना हुई कि कैसे क़यामत आकर बिना किसी तबाही के गुजर गई थी। फ़कत उसकी पेशानी पर चंद सितारे लुटाकर खिलाफ तवक्को बिसाम ने खुद ही सबसे माफ़ी तलब कर ली। सभी उसके बदले बदले रवैये पर उसे देखे गए। एहसम ने भड़कर बिसाम को गले लगाकर डेरों प्यार कर डाला था। आइंदा उसे मर जाने की बद्दुआ मत देना बिसाम, वो हम सबको बहुत अजीज़ है। हम सब की सांसों की डोर उसकी सांसों से बधी है। एहसम ने बिसाम को समझाया था। जी भैया, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। बिसाम के लहजे में वाकई पशेमानियाँ घुली थी। ओके, लीव दिस टॉपिक। चलो भाई, दुल्हे मियाँ को तैयार करो। एहतशाम ने माहौल के तनाव को कम करना चाहा। उसके अंदाज पर सभी हंस पड़े थे। डाइनिंग टेबल पर इस समय सिर्फ वही सब बैठे थे। बुजुर्ग तो सुबह जल्दी नाश्ता करने के आदी थे। नमाज के पाबंद तो ये सब थे मगर नाश्ता देर से करते। ईर्ष्या को आते देखकर सबकी हंसी को ब्रेक लग गए थे। अरे ये क्या, आप सब खामोश क्यों हो गए मुझे देखकर? क्या मेरे चेहरे पर लताइफ की किताबों की तरह लिखा है हंसना मना है? ईर्ष्या सारी बातें सुन चुकी थी। उस अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोले तो सभी उसके अंदाज और जुमले पर बिसाम समेत खिलखिलाकर हंस पड़े थे। गुड, आप सब हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ईर्ष्या के लहजे में ना जाने ऐसी क्या बात थी कि सभी
के चेहरे एक लम्हे को बुझ गए। अगले लम्हे वो दोबारा से मुस्कुराते हुए ऋषिया के सामने नाश्ता पेश कर रहे थे। नाश्ते के बाद हल्की फुल्की बातों और छोटी छोटी शरारतें करते हुए वक्त गुजरने का पता ही ना चला था। भाई ऋषि, तुम्हें पार्लर जाना है या नहीं? हम तीनों तो आज पार्लर से तैयार होंगे। दोपहर के खाने के बाद निदा, सबा और नीरा उठ गई थी। ईर्ष्या को भी अपने साथ चलने की ऑफर की थी। आप चाहे आप भी, मैं घर से ही तैयार होकर होटल पहुंच जाऊंगी। सब बुजुर्ग तो आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी उन्हीं के साथ। ईर्ष्या ने अपने असली नरम धीमे लहजे में मुआजरत की। बुजुर्ग अपने कमरे में चले गए थे। ओके, एज यू विश। वैसे भी तुम आम हुलिये में भी क़यामत ढाती हो, ज़रा सा बन सवर जाओ तो जाने कितनों के दिल। निदा की बात मुकम्मल होने से पहले ही ईर्ष्या खड़ी हो गई थी। प्लीज़ आप भी, मुझे किसी के दिल पर हुकूमत नहीं करनी। ईर्ष्या का सुलगता लहजा टूटा हुआ सा था। आंखों में बेक वक्त आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, जिसे पलकें झपक झपक कर अंदर उतारने की कोशिश में वो सुर्ख हो गई थी। ए लड़की, हम सबके दिलों पर हुकूमत करने के बावजूद कहती हो कि मुझे किसी के दिल पर हुकूमत नहीं करनी। अहमद ने बात को चुटकियों में उड़ाना चाहा था। बिसाम ने सपाट निगाहों से ईर्ष्या के चेहरे पर फैलते कर्ब को देखा था। अहमद की बात पर ईर्ष्या के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट की किरण फूटी थी। बिसाम उसके रुखसारों पर पड़ते भंवर को देखे गया। लबों का दिल नशीन फैलाओ आंखों को भला लग रहा था। गुड कर, चलो तुम तीनों को पार्लर छोड़ो। अहमद, एहतशाम, तुम दोनों तैयार होकर होटल पहुंचो और इंतजाम चेक कर लो। बिसाम, तुम भी तैयार होकर होटल पहुंच जाओ। इस्तकबालिये पर दुल्हे मियाँ का होना लाजमी है। एहसम ने बारी बारी सबको मुखातिब किया। रमना, निदा और सबा ईर्ष्या को प्यार करते हुए बाहर निकल गई थी। एहतशाम और अहमद भी कुछ जल्दी में अपने कमरों की जानब बढ़ गए थे। ईर्ष्या, तुम भी तैयार होकर बिसाम के साथ होटल पहुंच जाना। एहसम ने जाते जाते हुक्म सादिर किया। ईर्ष्या के तो होश उड़ गए थे। इससे पहले कोई इनकार करती एहसम जा चुका था। खौफ व बेबसी से ईर्ष्या की आंखों में आंसू आ गए थे। पलकों की इस्तरारी जंबिश, गुलाबी रुखसारों पर फैलती जर्दी, अनाबी लबों की थरथराहट और बदन पर तारी होती कपकपाहट को बिसाम ने गौर से देखा था। उसकी कैफियत वो बखूबी जानता था। ईर्षि, बिसाम धीरे धीरे चलता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। ईर्ष्या ने फरार होने के लिए इस्तराबी अंदाज में इधर उधर नजरें दुड़ाईं जो नाकामो नामुराद लौट आई थी। ईर्षि, बिसाम ने दोबारा पुकारा था। जी 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 जी। ईर्ष्या ने डरते डरते एक लम्हे को पलकें उठाकर मुकाबिल खड़े बंदे को देखा, जिसे उसने चाहा पूजा की हद तक और पाकर खो देने के मरहले से वो अब गुजर रही थी। वो जिस रूप में और जिस तरह से अपनी अना का निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा था, वो ईर्ष्या की रूह तक को घायल कर गया था। बिसाम का ये दरिंदा सित सफ़ाक रूप उसके सपनों को रेजा रेजा कर देने को काफ़ी था। मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ईर्षि? बिसाम के अजीब से लहजे में किए गए गैर मुतवक्को सवाल पर ईर्ष्या को अपनी पूरी हस्ती डोलती हुई महसूस हो रही थी, मगर वो खुद पर पहरे बिठाने का अहद खुद से कर चुकी थी, जितनी सबसे करती हूँ। ईर्ष्या फ़ौरन खुद पर काबू पाकर मासूमियत से अपनी भीगी पलकें पिटपिटाती हुई जवाब देने लगी थी। अच्छा। बिसाम के लबों से बड़ी तहीर अमेज़ बेयकीन सी आवाज़ निकली थी, जो ईर्ष्या को मुतहैयर कर गई थी। मैं जाऊँ? बिसाम की नज़रों की तपश उसको जलसाने लगी थी, सो वो फिर से नर्वस होने लगी थी। अगर मैं ना जाने दूँ तो? बिसाम की आंखें जाने के सोच के तहत चमकने लगी थी। लहजे में जाने क्या बात थी कि ईर्ष्या पूरी जान से काँप गई थी। वो बुद्ध बनी मासूमियत से अपनी मासूम मतूरम निगाहों से बिसाम को देखे गई। उसकी सुनहरी आंखों में इतनी बेबसी, इतना दर्द, बेयकीनी और जाने कौन कौन सी एहसासात सिमट आए थे। टूटे ख्वाबों की किरचियाँ आंखों की सुर्खी में समोकर अंदर उठते तूफानों को आंसू बनाकर रुखसारों पर फैलाने लगी थी। बिसाम कितनी ही देर तक उसे पलके झपकाए बगैर देखता रहा। पी के बहकना मुमकिन है, मगर मैं देख के बहक जाता हूँ। इस हूर की आंखें क्या कहिए, पैमाने छलकते रहते हैं। आई एम सॉरी ईर्षि, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बिसाम ने धीरे से उसके नाजुक मोमी हाथों को मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेकर पेशानी से उसे कर्ब वसीयत की दलदल में मज़ीद तंसने से पहले इत्मीनान और सुकून की फ़िज़ा में सांस लेने की नवीद सुना दी। कितनी ही देर तक वो बेयकीनी से बिसाम की दीवाना कर देने वाली आंखों से झांकती सिंचाइयों की तहरीर पड़ती रही और फिर बेख्तियार ही उसके हाथों पर सर झुकाकर शिफाफ मोती लुटाने लगी थी। ईर्षि, मत रो, मुझे दुख होता है। मैं जानता हूँ मेरे गुज़श्ता रवैयों ने तुम्हें हर्ट किया। बिसाम उसके रोने पर मज़ीद पशेमान हो गया था। उसके लहजे में सासे नदामत से शिकस्तगी सी उतर आई तो ईर्ष्या ने झटके से सर उठाकर उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं तैयार हो जाऊँ जाकर? ईर्ष्या ने मासूमियत से भीगे लहजे में पूछा। बिसाम उसके दिल फरेब भीगे चेहरे को चंद लम्हे देखता रहा, जो इस वक्त शबनम से धुले तरोताज़ा गुलाब जैसा लग रहा था। हाँ जाओ, बिसाम खुद पर काबू पाकर बोला तो उसका चेहरा खिल सा गया था। बिसाम ने दिलचस्पी से उसे देखा। आप कब तक जाएंगे? जाते जाते वो वापस पलटी थी।
अभी 4 बजे हैं, 4:30 5 बजे तक जाऊंगा, तुम आराम से तैयार हो जाओ, बिसाम ने घड़ी देखते हुए अपना प्रोग्राम बताया था। ओके। वो धीरे से अपने कमरे की जानब बढ़ गई। बिसाम की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया और उसका हिउल्ला निगाहों से ओझल होते ही वो अपने कमरे की जानब बढ़ गया था। पूरे 5 बजे तैयार होकर लाउंज में आया तो बुजुर्गों समेत ईर्ष्या भी तैयार खड़ी थी, झिलमिलाते हुए ब्लैक शरारा सूट में, नाजुक ब्लैक ज्वेलरी के साथ, मेकअप से बेनियाज चेहरा लिए, बालों में परांदा डाले, ढेरों काली चूड़ियाँ मरमरी कलाइयों में सजाई, आंखों में काजल डाले, संजी सवरी से वो खतरनाक हद तक हसीन लग रही थी। इतनी हसीन कि किसी के भी अमान को बासानी डगमगा सकती थी। चलें दादाजान, बिसाम ने फ़ौरन नज़रों का रुख बदल कर मलिक अली रज़ा को पुकार लिया। चलो ईर्षी बेटा, जाओ बिसाम के साथ, हम सबको ज़रा इंतज़ार है, कुछ मेहमानों को आना है। मलिक अली रज़ा ने ईर्ष्या को मुखातिब किया तो न जाने क्यों बिसाम कुछ बुखला सा गया था। शायद खुद पर से इख्तियार खो देने का खौफ लाहिक हो गया था। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज़। ईर्ष्या फरमा बरदारी से सर झुकाकर सबको अलविदा कहती हुई बिसाम के साथ चलती हुई पोर्च की जानब बढ़ी थी। मैं तो ये दुआ भी नहीं दे सकती कि खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दरिया शाह बेक वक्त खुद पर से काबू खो बैठी थी। प्लीज़ सरिया रो मत, ये सब तुम्हारे कहने पर ही तो कर रहे हैं हम। अभी भी वक्त है, इजाज़त दे दो हमें कि हम बिसाम को हकीकत बता दें। नासिर रज़ा ने बहन के सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए इजाज़त तलब की थी। नहीं नहीं भैया, खुदा बिसाम को खुश रखे, आप उसे कुछ मत बताइएगा, मैं ठीक हूँ, अब आप सब बिल्कुल फ़िक्र ना करें। दरिया शाह खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी थी। नए सिरे से खुद को समेटना किस कदर मुश्किल होता है। कोई उनसे पूछता तो वो बताती। ईर्षी, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया है ना? होटल के पार्किंग एरिया में कार पार्क करके बिसाम ने धीरे से मगर अजीब बदले हुए लहजे में ईर्ष्या से पूछा था। सारा रास्ता दोनों ने खामोशी से काटा था। बिसाम अपने मुँह जोर जज्बात पर बंद बांध रहा था, जबकि ईर्ष्या अपने अंदर उमड़ते कर्ब के तूफान पर ज़बत के पहरे बिठा रही थी। जी, धीरे से कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई ताकि बाहर फैले अंधेरे में अपने चेहरे पर फैले कर्ब को समेट सके, आंखों की नमी को अंदर उतार सके। सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया तो एक पल को वो लरस कर रह गई थी। बिसाम ने कार लॉक करके तारीकी का ही हिस्सा बने वजूद को देखा था। चलो, उसकी संगत में चलती हुई वो जाने क्या क्या सोचती चली गई थी। दुल्हन बनी लामिया बहुत अच्छी लग रही थी। अपने मखसूस बेबाक अंदाज में सबसे महवे गुफ्तगू थी। बुजुर्गों ने उसकी बेबाकी को नापसंदीदगी की निगाहों से देखा था। बिसाम ने खुद अपने हाथों से लामिया को अंगूठी पहनाई। लामिया ने भी उसका हाथ बिला झिझक थाम कर अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी थी। ईर्ष्या अपने दिल पर गुजरती क़यामतों के बरअक्स मुस्कुरा रही थी। ये तो उसे आज ही पता चला था कि मौत से पहले मौत क्या होती है। बुजुर्गों के चेहरे और आंखों के तासुरात में वाज़िया फ़र्क था। बिसाम और लामिया अपने दोस्तों से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी के मौका पर मैं आज की इस तकरीब की सबसे खूबसूरत और मासूम मेहमान को दावत देती हूँ कि वो आकर हम सबको कोई खूबसूरत सा गाना सुनाए। बिसाम के दोस्त एहसन की बेगम, जिसकी आवाज़ पर सब बेसाख्ता तालियां गूंज उठी थी। सबकी पुरशौक नज़रें और खुशी से खिलते चेहरे ईर्ष्या पर उठे थे। ईर्ष्या स्टेज पर आई। हमना की पुकार पर ईर्ष्या सबकी इल्तिजा करती नज़रों का भरम रखने को धीरे धीरे कदम उठाती स्टेज पर आ गई थी, जहाँ लामिया और बिसाम अपनी नशिस्तों पर बुरे जमान थे। मेरे ख्याल से आज तारों भरा खूबसूरत आसमान धरती पर उतर आए। क्यों साथियों? हमना की बात की तस्दीक फिर से बताई गई थी। पुरजोर तालियों ने की थी। हमना ने ईर्ष्या का नाजुक सा हाथ थाम कर उसे अपने करीब करके धीरे से उसका नर्म और नाजुक गुलाबी रुखसार चूम लिया था। ईर्ष्या इस हरकत पर छिनप कर सुर्ख पड़ गई थी। चलो, जगा दो अपनी आवाज़ का जादू। धीरे से माइक उसे थमाकर वो अपनी साड़ी संभालते हुए नीचे उतर गई थी। ईर्ष्या चंद लम्हे सर झुकाए खड़ी रही। सारे हॉल में सकूत तारी था, मगर अगले ही लम्हे उसकी पुरसोज आवाज़ से माहौल में इर्ताश पैदा कर दिया था। उसकी आवाज़ माइक से ऊपर कर जहनों को अपने सहर में गिरफ्तार कर रही थी। नज़रें उसके चेहरे पर जम सी गई थी। हम प्यार तुम्हारा क्यों चाहें, हम हाथ तुम्हारा क्यों मांगे, जीने का हुनर जब जानते हैं तो साथ तुम्हारा क्यों मांगे। तुमको जब हमारी चाह नहीं, हमको भी कुछ परवाह नहीं, जब चाँद ज़मीन पर ला सकते हैं तो हम एक सितारा क्यों मांगे। एक ज़रा सी कोशिश कर लेंगे, सूरज मुट्ठी में भर लेंगे, किसी मासूम सी तितली से कोई जुगनू बेचारा क्यों मांगे। जब संगी साथी दूर खड़े तकते ही रहें, हंसते भी रहें, हम फिर बोलो डूबते लोग भला, साहिल से किनारा क्यों मांगे। हम प्यार तुम्हारा क्यों चाहें, हम हाथ तुम्हारा क्यों मांगे। उसकी आवाज़ थमी तो हॉल एक मरतबा फिर तालियों से गूंज उठा था। वंस मोर की आवाज़ें चारों जानब से उसे उबरने लगी थी। ईर्ष्या सलीके से मुआशरत करती माइक रखकर नीचे उतर गई थी। बिसाम न जाने क्यों बेकुल सा था।
रात गई तकरीब का अहतमाम हुआ तो सब थके हारे घर लौट आए थे। ईर्ष्या लिबास तब्दील करके बेड पर कंबल ओढ़ कर लेटी तो आंसुओं पर बांधे गए तमाम बंध टूट गए थे। तकियों में मुंह छुपाकर वो फूट फूट कर रोती चली गई थी। बरसों की खामोशी उसके चेहरे पर आवेज़ा थी। बोल रहे थे सदियों के सन्नाटे उसके काजल में। ज़िंदगी एक डगर पर चल पड़ी थी। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा था कि पहले लामिया कज़न की हैसियत से हफ्ते में 2-4 मरतबा रसा मेंशन आती थी, मगर अब शाम की मंगेतर की हैसियत से हर रोज़ वक्त बे वक्त मौजूद होती। ईर्ष्या ने सबके रवैयों में अपने लिए हमदर्दी महसूस करते हुए ख़ुद को सबसे अलग कर लिया था। वैसे भी उसके बीएससी के फ़ाइनल पेपर्स होने वाले थे। किताबों की दुनिया में बना लेकर वो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज हो गई थी। डेट शीट आई तो वो जो ज़रा देर को सबसे बात कर लेती थी वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। तमाम पेपर्स उसकी तवक्को से बढ़कर अच्छे हुए थे। प्रैक्टिकल के बाद उसके सर का बोझ उतर गया था। आखिरी प्रैक्टिकल देखकर वो थके थके अंदाज में घर लौटी तो दिल बेचैन सा हो रहा था। बिसाम का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। शाम के वक्त जब सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे, एहतशाम जो फ़ोन की बेल पर अंदर गया था बुरी तरह बुखलाया हुआ बाहर आया और सबको वो रूह फरसा खबर सुनाई कि सबके हाथों से प्यालियाँ छूटकर घास पर ढेर हो गई थी। अगले लम्हे सब गाड़ियों में बैठकर हॉस्पिटल जा रहे थे। कारों का एक कारवां रवाना हो गया था कि किसी को खबर भी ना हुई कि ईर्ष्या जो अभी अभी लाउंज से बाहर आ रही थी, इस खबर ने उसे बुरी तरह से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो सकते की कैफियत में कितनी ही देर वहीं खड़ी रही। फ़ोन की बेल बजी तो वह हवासों में लौट कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? दूसरी जानब से लामिया की खनकती हुई आवाज़ सुनाई थी जो बसाम के मुतल्लिक पूछ रही थी। लामिया आपी, उनका एक्सीडेंट हो गया, सिविल हॉस्पिटल में है। ईर्ष्या बताते बताते ज़बत के तमाम बंधन तोड़ बैठी थी। मज़ीद कुछ कहे बगैर रिसीवर क्रैडल पर पटक कर दीवाना भार भागती हुई बिसाम के कमरे की जानब बढ़ती चली गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सीधी साइड टेबल पर रखी बिसाम की खिलखिलाती तस्वीर की जानब बढ़ती चली गई। वहीं कारपेट पर बैठ के करीब ढह गई थी। कितनी देर तक उसकी तस्वीर को लबरेज आंखों से तकती रही। फिर जब धुंध भरने लगी तो उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थाम कर सीने से बीस लिया था और बुरी तरह भी लगती हुई तड़प तड़प कर रो दी थी। बिसाम, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। आपको कुछ नहीं होगा बिसाम, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी देकर आपको बचा लूँगी। आपके नाम का साहिबान मेरे सर पर तना रहे, यही चाहती हूँ मैं। और तो कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे, आपकी ज़िंदगी के सिवा। मैं तो खामोशी से चाहती जा रही हूँ आपको। बचपन से अब तक आपकी आंखों के शहर में गिरफ्तार हूँ। मुझे इसी एहसास के साथ ज़िंदा रहने दें कि आपका नाम मेरे साथ नाम के साथ लगा है। प्लीज़ बिसाम। ईर्ष्या बिलक बिलक कर रोती हुई बिसाम की तस्वीर से इल्तिजाई कर रही थी, यह जैसे वहाँ मुजस्सिम बसाम मौजूद हो। उसे खबर ही ना हुई कि असम और इत्तेशाम जो उसे सबके साथ नाम पाकर हॉस्पिटल से वापस आए थे, इस इंकशाफ पर कि वो सब कुछ जानती है, बिसाम को चाहती है और सब कुछ जानकर भी जिस हौसले का मुजाहरा करती आ रही है, हैरानी से बुत बन गए थे। ये इत्फाक ही था कि वो बिसाम के कमरे में चले आए थे। दोनों ने खुद पर काबू पाकर एक दूसरे की जानब देखा। ईर्षी, असम ने आगे बढ़कर बिलकती हुई ईर्ष्या के कंधे पर हाथ रखा तो वो उछल कर पलटी थी। बुरी तरह घबराकर खड़ी हुई तो बिसाम की तस्वीर को गैर इरादी तौर पर दोनों बाजों में बींच लिया था। वहशत ज़दा शिद्दत गिरिया से सुर्ख निगाहें असम और इत्तेशाम पर जम गई थी। गुलाबी रंगत में जर्दियाँ घुल गई थी। उसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। ज़रा सी देर में वो सदियों की बीमार नजर आने लगी थी। दोनों दुख से उसे देखे गए थे। गुड़िया, एहतशाम उसकी कैफियत समझता हुआ आगे बढ़ा था। ईर्ष्या ने तेज़ी से पलटकर तस्वीर साइड टेबल पर रखी थी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। ईर्ष्या नए सिरे से बिखरती चली गई थी। ईर्षी, सामने आगे बढ़कर इस छोटी सी कांच की नाजुक गुड़िया को अपने बाजों में समेट लिया था। मत रो गुड़िया, मत रो। एसएम उसे दिलासे देकर खामोश करवा रहा था तो एहतशाम जल्दी से पानी ले आया था। उसके ज़रा से संभलने पर उसे बेड पर बिठाकर एसएम उसके करीब बैठकर उसे पानी पिलाने लगा था, जबकि एहतशाम वहीं कारपेट पर दिनाजू बैठकर उसका हाथ थाम कर तसल्ली अमेज़ अंदाज में थपथपाने लगा। आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना कि मैं सब कुछ जानती हूँ भैया? ईर्ष्या खौफज़दा सी अपना भरम खुल जाने पर और अपनी बेखुद कैफियत पर बुरी तरह से सटपिटा कर पूछ रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई छोटा सा बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए। दोनों नफूस के लबों पर एक पल को मुस्कुराहट आकर मासूम हो गई थी। नहीं बताएंगे हम, मगर तुम्हारी हालत सारे राज खुद फाश कर देगी। खुद को संभालो चंदा, पहले इतने हौसले का मुजाहरा कर चुकी हो तो अब कुछ और हौसला करो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा बिसाम को, वो ठीक होकर जल्द आएगा और फिर हमारी ईर्षी दुल्हन बनकर। एसम कहते कहते खुद ही खामोश हो गया था। दोनों लब इस तरह बेंच रखे थे जैसे बोलकर पछता रहा हो। सर झुक गया था।
एहतशाम की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। ईर्ष्या अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। भैया मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ठीक हो जाएं। मुझे उनकी रफ़ाकत की ख्वाहिश नहीं। मैं उनके नाम के सहारे ज़िंदगी बिता दूंगी। अपना हक़ कभी नहीं मांगूंगी, ना ही किसी को ख़बर होने दूंगी कि मैं सब जानती हूँ। मेरे मर जाने के बाद भी आप उन्हें सच नहीं बताएंगे, इसीलिए कि मैं नहीं चाहती कि कोई पछतावा उनकी ज़िंदगी का रोग बन जाए। आप मुझे हॉस्पिटल ले चलें भैया। ईर्ष्या मतानत से कहते बात बदल गई तो दोनों उसके हौसले, उसके ज़र्फ़ के कायल होकर उठ खड़े हुए थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उन्हें अहमद परेशान सा मिल गया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? एसएम ने फ़ौरन बेकरारी से पूछा था। ईर्ष्या के चेहरे का रंग एकदम बदला था। आंखों में खौफ की परछाइयाँ लरसने लगी थी। बिसाम का बहुत खून ज़ाया हो गया और उसके ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है एसएम भाई। अहमद का लहजा थक कर टूट सा गया था। वो मेरा भाई है, मेरा और उसका ग्रुप ज़रूर मिल जाएगा। एसएम तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। डॉक्टर ने खून टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट देखकर एसएम को शौक लगा था कि बिसाम का और उसका ग्रुप मुख्तलिफ था। अहमद और एहतशाम का ब्लड ग्रुप भी मुख्तलिफ था। मेरा खून चेक कर लें डॉक्टर। ईर्ष्या धीरे से सबकी बेबसी को महसूस करके बड़ी थी। तुम पहले ही कमज़ोर हो ईर्षि, अहमद ने रोकना चाहा। मर नहीं जाऊँगी भैया, ईर्ष्या धीरे से कहती आगे बढ़ गई। इत्तेफाक था कि ईर्ष्या का ब्लड ग्रुप बिसाम से मिल गया था। ईर्ष्या ने ज़बरदस्ती 2 बोतलें खून बिसाम को दिया तो एहतशाम और अहमद एज़म बेबसी और अकीदत के मिले जुले तासुरात समेत उसे देखे गए थे। अहमद उसकी ज़िद से खाइफ होकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ पड़ गया था, जहाँ सब दुआओं में मसरूफ़ थे। ईर्ष्या की रंगत में मज़ीद सर्दियाँ घुल गई थीं। कमज़ोरी के बायस उसका सर चकरा रहा था। उसकी हालत देख एज़म एहतशाम के चेहरों पर तफक्कुर के साए मंडलाने लगे थे। भैया आप जाकर उन्हें देखें, कमज़ोर सी आवाज़ में कहकर उसने ज़बरदस्ती दोनों को बिसाम के पास भेज दिया और ख़ुद पलके मुँह दे लरसते दिल और कपकपाते लबों समेत दुआएं मांगने में मसरूफ़ हो गई। ईर्षि वो ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। सर पर गहरी चोट लगी है, जिस्म पर ज़ख़म है, मगर शुक्र है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। एहतशाम की चहकती आवाज़ पर ईर्ष्या ने झट से आंखें खोल दी थी। शुक्र है खुदा का। भैया प्लीज़ मुझे ले चलें उनके पास, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ईर्ष्या के लहजे में इल्तिजा थी। नहीं ईर्षि, अभी उससे मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ। एहतशाम ने मसलहत का दामन थामा था। ओके, ईर्ष्या ने भी जैसे हार मान ली। एहतशाम ने उसे सहारा देकर उठाया और पार्किंग एरिया तक ले आया था। भैया किसी को पता ना चले कि खून मैंने दिया। ईर्ष्या को घर छोड़कर जब एहतशाम वापस आने लगा तो उसने पुकार लिया था। वो इस बात में सर हिलाता अपनी आंखों में दराने वाली नमी को छुपाकर बाहर निकल गया था। बिसाम ठीक है अब। हर किसी के मुंह से ये जुमला सुन सुनकर ईर्ष्या के कान पक गए थे। उस दिन के बाद से न उसने हॉस्पिटल जाने की ज़िद की थी और ना ही किसी ने उसे अपने साथ ले जाने की जहमत की थी। सबके चेहरों से टपकते एक अफसुर्दगी, परेशान सी कैफियत ने ईर्ष्या को लाशऊरी तौर पर किसी न किसी गड़बड़ का एहसास दिलाया था, मगर कोई इसे कुछ नहीं बताता था। और तो और सबके रवैयों में वाज़िया फ़र्क आ गया था। लामिया की बेतोहजी ईर्ष्या के करीब खतरे के अलार्म बजा रही थी। एक रोज़ जब सब हॉस्पिटल गए हुए थे, ईर्ष्या के सवाए रज़ा मेंशन, लामिया ने आकर मंगनी की अंगूठी उतार कर ईर्ष्या को थमा दी थी और ये कहकर पलट गई थी, मुझे किसी का सहारा बनने का कोई शौक़ नहीं, बहुत से तलबगार अब भी हैं मेरे। इस एक जुमले ने ईर्ष्या को गंग कर दिया था। वो कुछ पूछ भी ना सकी थी। सब लौट कर आए तो ईर्ष्या ने अंगूठी मलिक अली रज़ा को देते हुए लामिया का जुमला भी हरफ ब हरफ कह सुनाया था। सब सदमे से बेहाल हो गए थे। बाबा जान हौसला करें, वो मेरे बिसाम के काबिल थी ही नहीं। नासिर रज़ा बाप को संभाल रहे थे, जबकि दरिया शाह, नौरिया बेगम, हादिया बेगम, आरफिया बेगम समेत निदा और सबा भी रोने में मसरूफ़ थी। ऐसा क्या हो गया बिसाम को नानो? ईर्ष्या जो अभी तक गुमसुम से खड़ी थी सबकी कैफियत पर गौर कर रही थी। पूछ बैठी। एक लम्हे को सबको साम सूंघ गया था। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ज़रा चेहरे पर खराशें आने से दाग पड़ गए हैं और उसका हसीन चेहरा बदसूरत हो गया। सिर्फ इसी वजह से लामिया ने इनकार किया कि वो हुस्न परस्त लड़की है। मलिक अली रज़ा ने खुद पर काबू पाकर लाडली नवासी को तसल्ली दी, जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द हलकोरे ले रहा था। इतनी सी बात पर वो तो बहुत मोहब्बत करती थी बिसाम से। मोहब्बत तो हर घर से पाक होती है, मोहब्बत तो रूहों से की जाती है। लामिया की मोहब्बत कैसी थी? क्या बिसाम उनकी हुस्न परस्त तबीयत को जिला बख्शने का एक ज़रिया था? और कुछ भी नहीं। लामिया भी आपने अच्छा नहीं किया, खुद कलामी के अंदाज में गहरे रन से कहती हुए अपने कमरे की जानब बढ़ गई थी। सबकी हैरान नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। रज़ा मेंशन में पूरा असरार से सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी। बिसाम का जिक्र जाने क्यों कोई ना करता। शहरोज़ और इरमा बेगम ने आकर लामिया की हरकत पर मुआसरत की थी। सब ने उन्हें माफ़ कर दिया था। भैया वो घर कब आएंगे? ईर्ष्या ने आखिर सबकी पुरस्कार सरगर्मियों से उकताकर एहसम को रास्ते में जा लिया था। बहुत इंतज़ार है ईर्षि गुड़िया। एहसम ने शरारत से उसे देखा तो वो एक पल के लिए सुन सी हो गई थी।
क्या मतलब है भैया आपका? ईर्ष्या ने डूबती हुई आवाज़ में पूछा था। कुछ खास नहीं, वो परसों आ रहा है और फिर। वैसे ये तो बताओ, तुम्हें बिसाम की कौन सी खूबी भाग गई जो तुम उसकी मोहब्बत में दीवानी हो? एहसम हनूस शोखी से अंदाज में बोला था, अलबत्ता आंखें जाने क्यों नम सी थीं। आंखें? मुझे उनकी आंखें बहुत पसंद है भैया। ईर्ष्या उसकी शरारत समझकर बोली तो एक पल को एहसम का चेहरा तरीक हो गया था। और फ़र्ज़ करो अगर उसकी आंखें ना रहीं तो? एहसम ने अजीब से लहजे में पूछा। ईर्ष्या कितनी ही देर तक सपाट नज़रों से उसे देखेगी। तो तब भी मेरी चाहत कम ना होगी। ईर्ष्या का मजबूत लहजा एहसम के चेहरे पर इत्मीनान फैला गया था। सुनो गुड़िया, अब लामिया की बजाय तुम खूबसूरत सपने बिसाम की खूबसूरत आंखों में सजाने की तैयारी करो, इसलिए कि परसों तुम्हारी और बिसाम की शादी है। हॉस्पिटल से तो वो साथ वाले बंगले में शिफ्ट हो चुका है। रुखसती करवा कर हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे। आज रात तुम्हें मेहंदी लगेगी। एहसम ने जो कहा था ईर्ष्या की समझ में नहीं आया था कि वो खुश हो या अफसोस करे, हंसे या रोए, यकीन करे या। भैया वो लामिया आप भी खदशात में डोलती आवाज़ एहसम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बिसाम इतना अहमक नहीं है कि एक सिराब का ताकुब करता रहे। वो सच जान चुका है, तुम्हारा मुंतज़िर है। गुलाब रुतों के पैगंबर बनकर सब कुछ भूल जाओ। और ऋषि, मेरे भाई को छोड़ तो ना दोगी कि वो पहले सा हसीन नहीं रहा? एहसम ने इल्तिजा से की तो ईर्ष्या जो शर्म से गुलनार हो रही थी, नफ़ी में सर हिलाकर भाग गई थी। खुश रहो गुड़िया। एहसम ने अपनी आंखों की नमी को हथेलियों से साफ करते हुए दुआ दी और साथ वाले बंगले की जानब बढ़ गया था, जहाँ बिसाम अपनी मोहब्बत का सोग बना रहा था। चेहरे से वहशत टपक रही थी। अहमर और एहतशाम उसकी दिलजोई में मसरूफ़ थे। निदा, सबा और नीरा भी वहीं मौजूद थी। किसी ने भी उसे अभी तक ईर्ष्या के साथ निकाह की खबर नहीं सुनाई थी। सिर्फ शादी की खबर ने उस पर जनून तारी कर दिया था। आप सब क्यों नहीं समझ रहे? मैं ईर्ष्या के लायक नहीं रहा हूँ। उसे कोई भी अच्छा सा जीवन साथी मिल जाएगा। आप मेरे साथ ही उसे क्यों बांध रहे हैं? मैं क्या दे सकूँगा उसे सिवाय आंसुओं और लाहासिल टूटे फूटे अधूरे ख्वाबों के? बिसाम की सख्ती लिए हुए लहजे में अजीब से शिकस्तगी दर आई थी। इस दश्ते तन्हाई में उल्फत बरे दिल के लिए सदियों की आबला पाई का सिला फ़कत एक तारीक रात का सुनहरी अधूरा लम्हा है। मगर बिसाम, ये दादा जान का फ़ैसला है। सबा ने मोहब्बत से समझाना चाहा। नहीं मानता मैं किसी ऐसे फ़ैसले को। वो क्यों जानते बूझते हुए ईर्ष्या की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं? बिसाम ने सर्द लहजे में इनकार करना चाहा। शट अप बिसाम, ईर्ष्या की ज़िंदगी तो तब तबाह होती जब तुम लामिया को उस पर सौकन बना कर ले आते। एहसम जो काफ़ी देर से उसकी बातें सुन रहा था, एकदम गुस्से में आते हुए बोला था। सभी को सांप सूंघ गया कि उसका ये रूप सभी के लिए अजनबी सा बन जाया करता था। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बिसाम की लरजती आवाज़ उसके बेखबर होने की गवाह थी। मैं सच कह रहा हूँ बिसाम, ईर्षी तुम्हारी मनकूहा है और ये बात सब पहले से जानती है। इसलिए कि एहसम ने अपने इल्म में आई हर बात बिसाम के गोश गुजार कर दी। तो जहाँ सब दंग रह गए थे, वहीं बिसाम कितनी देर सर झुकाए बैठा रहा। उसके चेहरे पर क्या तासुर था, कोई देख नहीं पाया था। भाई, क्या ईर्षी राजी है? बिसाम के सपाट हर एहसास से आ रही आवाज़ पर सबके चेहरों पर उम्मीद की किरण जागी थी। हाँ, इसलिए कि वो सिर्फ तुम्हें चाहती है, सिर्फ तुम्हें। एहसम ने ज़ोर देकर कहा था। ठीक है, फिर जैसी आप सबकी मर्ज़ी, नताइज के ज़िम्मेदार भी आप होंगे। बिसाम ने सर्द लहजे में कहकर उठकर आगे बढ़ना चाहता कि सेंटर टेबल से ठोकर लगने से लड़खड़ा गया था। संभल कर। एहसम ने बढ़कर भाई को सहारा दिया और उसकी छड़ी उठाकर उसे थमा दी थी। चलो मैं तुम्हें ले चलूँ। बिसाम, कहाँ जाना है तुम्हें? अहमद से अपने दोस्त अपने गमसात की बेबसी ना देखी जा रही थी। छोड़ो यार, अब तो तमाम उम्र अंधेरों में गुजरेगी। खुद ही इन अंधेरी राहों पर चलना है मुझे। सहारे कब तक काम आएंगे? बिसाम ज़ख्मी लहजे में कहता हुआ ख़ुद को छुड़वाकर अपनी सफ़ेद छड़ी इधर उधर मारता हुआ रास्ता तलाश करता कमरे से निकल गया था। भाई, बिसाम की आंखें क्या कभी ठीक नहीं होंगी? नीरा से लाडले खूबरू भाई की हालत ना देखी गई थी। वो बड़े भाई से लिपट कर फूट फूट कर रो दी थी। हौसला रखो, हम सब ने हौसला हार दिया तो उसे कौन संभालेगा? एहसम ने खुद पर काबू पाकर बहन को तसल्ली दी, वरना अपना दिल भी यूं ही रोने को चाह रहा था। तुमने ईर्षी को सब कुछ बता दिया एहसम? एहतशाम ने उसके शाने पर हाथ रख कर पूछा। नहीं, मुझ में इतनी सकत नहीं है शाम कि मैं उसे एक और गम से हमकनार करूं। मेरा ख्याल है अब उसे बेखबर ही रहने दो। एहसम की बात पर जाने क्यों सभी मुतफिक हो गए थे बिना कोई उज़र तराशे। शादी में सिर्फ ख़ानदान के अफराद ही थे। बाहर के मेहमानों में सिर्फ करीबी दोस्त शामिल थे। अजीब तरह का सकूत माहौल पर तारी था। मेहंदी जैसे हल्ले गुल्ले वाली रस्में अपने पूरे जोशो खरोश के बावजूद ईर्ष्या को तमाम ख्वाबों की तबीर मिल जाने की नवीद देने के बावजूद न जाने क्यों बेकुल कर रही थी। अंदर कोई कमी सी थी, कोई खलिश। अनजाने से खदशात का एहसास दिलो दिमाग पर छा रहा था। सब कज़न्स फ्रेंड की छेड़छाड़ के बावजूद वो खुद को हर एहसास से आरी महसूस कर रही थी। खिलाफ तवक्को बारात वाले दिन लामिया भी मौजूद थी। हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। ईर्ष्या उसकी मौजूदगी पर
उसकी आंखों से छलकती तहकीर और तरहममेज़ जज्बात ज़ुमायनी फ़िक्रों पर उलझ रही थी। जिस समय बारात आई, लामिया की आवाज़ ने ईर्ष्या को अंदर तक अनदेखी आग में धकेल दिया था। अंधे राजा परियों की शहजादी को लेने आ गए। लफ्ज़ थे कि दहकते हुए अंगारे रूह तक को झुलसा गए थे। तो जो कुछ एसम भाई ने कहा वो सच था। ईर्ष्या के जहन में 2 रोज़ कबल एसम से होने वाली गुफ्तगू गूंज उठी थी। वो सब बातें जिनका मफहूम उसे उस रोज़ समझ आया था, एकदम समझ में आ गया था। सबा ने कमरे में कदम रखा तो गोल्डन ब्राउन शरारा सूट में ढेरों गजरे, तलाई जेवरात और नफासत से किए मेकअप में दुल्हन बनी सजी संवरी से ईर्ष्या गुमसुम बैठी उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने झट हाथ में पकड़े कैमरे में उसका सुहाना रूप हमेशा के लिए कैद कर लिया था। कैमरे की फ्लैश से ईर्ष्या चौंक उठी थी। आपी बिसाम को क्या हुआ है? अचानक पूछे गए गैर मुतवक्को सवाल पर सबा ठठक गई और फिर उसके चेहरे और आंखों से झांकते गम से जाने क्या समझकर सब कुछ बता दिया। साथ ही साथ उसका चेहरा जांचती रही मगर वहाँ कोई तासुर नहीं उभरा था। बस इतनी सी बात थी जिसे आप सब ने हवा बना डाला। आपे जब मैं बिसाम को किसी और का होता देख सकती हूँ, सब कुछ जानते हुए भी अपने हाथों से किसी और को सौंप सकती हूँ, तो जब वो मुझे मिल रहा है तो मैं इतनी सी बात को मसला कैसे बना सकती हूँ? इतनी घटिया तो नहीं हूँ मैं। मोहब्बत हर घर से पाक होती है। तो आप भी मैंने बिसाम को चाहा ही नहीं, पूछा है। अगर आप मुझे पहले सब बता देती, मैं अपनी आंखें उन्हें देकर लामिया का बना देती। ये तो मैं अब भी कर सकती हूँ। आप नाना जान से कह दें कि ईर्ष्या रुखसत होना नहीं चाहती। ईर्ष्या पर एकदम ही दीवानगी तारी हो गई थी। बकवास बंद करो ईर्ष्या, शादी कोई खेल नहीं है, पूरे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। सीधी तरह चलो बाहर, सब इंतज़ार कर रहे। सबा ने बुरी तरह तब कर उसे डपट दिया था। बस नहीं चल रहा था कि हशर कर दे ईर्ष्या का। अब ये मेरा आखिरी फैसला है। ईर्ष्या ने कमज़ोर लहजे में एहतजाज किया। सबा के कड़े तेवरों ने उसे खौफज़दा कर दिया था। उसके खौफज़दा होने पर सबा धीरे से मुस्कुराई, आंखें चमक उठी थीं। उठो फ़ौरन, आखिरी फैसले की बच्ची। सबा खींच खांच कर उसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर लॉन में बनाए गए स्टेज पर ले आई और तकरीबन पटखने के अंदाज में उसे विसाम के पहलू में सोफे पर बिठा दिया। ईर्ष्या अपनी मौजूदा पोजीशन पर विसाम के कपड़ों से उठनी परफ्यूम की मशहूर कुन महक उसकी गर्म आँच देती गुर्बत से हवास खोने लगी थी। बारे हया से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। सिर झुककर तकरीबन गोद में ही पहुंचा जा रहा था। उसकी हालत देखकर पूरा पंडाल कहकों से गूंज उठा था। सबा ने बिसाम के कान में जाने क्या इसम फूंक दिया था कि उसने फ़ौरन ईर्ष्या का सर्द हाथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया था। उसके लम्स ने ईर्ष्या को सुनसा कर दिया था। सब खुश थे। दरियाशा की खुशी देती थी। बेटी की ज़िंदगी महफूज हाथों में जो दे दी थी, बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नौरिया बेगम, मलिक अली रज़ा समेत हर एक खुश था। छोटी मोटी रस्मों के बाद खाने का दौर चला। मेहमान रुखसत हो गए तो ईर्ष्या को सबा, नीरा और निदा संभाल कर बिसाम के सुर्ख गुलाबों से सजे महकते हुए कमरे में सहरी पर बिठाकर 9-2-11 हो गई थी। ईर्ष्या के सारे सोए हुए हवास आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे। लॉक खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सर्द सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। दरवाज़ा बंद होने और लॉक लगने के बाद वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। छड़ी की टिक टिक उभरी तो ईर्ष्या के अंदर तक घाव लगाती चली गई थी। बिसाम के कदम उसकी जानब बढ़ रहे थे। जाने क्या हुआ था, शायद छड़ी कहीं अटक गई थी या बिसाम का पाँव मुड़ा था कि वो जो मसहरी के करीब पहुंच गया था, लड़खड़ा कर मसहरी पर आ रहा था। आप ठीक तो हैं? ईर्ष्या शारी शर्मो हया, दुख और सदमे की कैफियत को पसे पश डालकर बेकरारी से उसको सीधा करने की कोशिश करते हुए फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। मगर इतने मजबूत तो तवाना 6 फीट के लंबे चौड़े मर्द को हलाना भी इस कोमल सी लड़की के लिए जान जोखों में डालने के मुतरादिफ था। वो सुर्ख गुलाबों के हसार में थी। आप बोलते क्यों नहीं हैं बिसाम? ईर्ष्या की मारे खौफ से हालत गैर होने लगी थी। उसे पूरी ताकत लगाकर सीधा लिटाया तो खुद लुढ़क कर उस पर आ रही थी। ज़रा सी देर में सांस पूरी तरह फूल गया था। उस पर बिसाम की बंद आँखों और बेहिस्सो हरकत वजूद में कोई हरकत पैदा नहीं हुई थी। ईर्ष्या ने अपनी बिखरी सांसें बहाल करते हुए उठाना चाहा, मगर एक पल में जाने क्या हुआ था कि वो 2 फौलादी बाजों के शिकंजे में जकड़ी गई थी। आप ठीक तो है ना? ईर्ष्या उसकी हरकत के बरअक्स और अपनी पोजीशन से अनजान से उसके होश में आ जाने पर मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ ईर्षि, मुझे छोड़ तो ना दोगी? बिसाम ने आंखें मूंदे मूंदे पूछा। लहजे में अजीब सी कैफियत थी जिसने ईर्ष्या की रूह को झंझोड़ डाला। वो बिसाम के सीने में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। नहीं, कभी नहीं, मर कर भी नहीं। ईर्ष्या से इसकियाँ भरती हुई मुसलसल यही फिक्रें दोहरा रही थी। बिसाम के बाजों का घेरा उसके नाजुक वजूद के गिर्द मजीद तंग हो गया था। रो मत ईर्षि, रोने के दिन तमाम हुए। आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा बिसाम तुम्हें देख सकता है। वो अंधा ज़रूर हुआ था मगर अकल का। आंखें तो उसी रोज़ खुल गई थी जब पहली मर्तबा तुम खुलकर सामने आई थी।
तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी बातों ने बिसाम के नाकाबिले तस्खीर वजूद को एक पल में फ़तह कर लिया था, अपना असीर बना लिया था। बिसाम की शोख ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ पर ईर्ष्या ने झटके से सर उठाकर उसे देखा था। बिसाम की शोख जज्बे लुटाती मुकाबल को दीवाना कर देने वाली आंखें उसे साकत कर गई थी। सुर्ख मतूरम सुनहरी लबालब झीलों में सवाल ही सवाल थे। हाँ इर्शी, मैं सच कह रहा हूँ, उस रात को जब मैं दादा जान के कमरे में अहम दफ्तरी कागजात के लिए गया था तो इत्फाकन निकाहनामा हमारा मेरे हाथ लग गया। जब भी तुम्हें अपने हक़ को इस्तेमाल करते हुए बिकौल तुम्हारे तमाम इखलाकी हदें पर लांघता चला गया था। तुम तो मेरी थी, मेरे अंदर जाने कब से अपने तमाम तरह शरसमानियों समेत बुरजमान थी और मैं अनजान रहा। मगर आखिर कब तक? तुमको अपना बनाना मेरे लिए आसान था, मगर मैं जाने क्यों देर करता गया। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे दिल में शगाफ डाले, तब भी बेसकून रहा और आखिर एक्सीडेंट करवा बैठा। लामिया अपनी तमाम तरदाओं के बावजूद मेरे दिल में जगह नहीं बना सकी। सो मैंने होश में आने के बाद एहतशाम भाई और एहसम भाई के लबों से तुम्हारी कैफियत के मुतल्लिक सुना कि तुमने मुझे खून दिया, तुम्हें ड्रामा करने पर मजबूर हो गया और फिर वो सब कुछ वैसे ही होता चला गया जैसे मैंने चाहा था। बाकी सबको मैं सच बता चुका हूँ। रुखसती से कबल लामिया के चेहरे पर मेरे सच के बाद बदलते रंगों ने बहुत से हज़ारों का हिसाब बेबाक कर दिया है। और हाँ, तुम्हारी और भाभी की सारी गुफ्तगू भी सुन चुका हूँ मैं। बिसाम ने संजीदगी से बताते हुए गुमसुम सी बुद्ध बनी हसीन सी कांट सी अपनी नाजुक गुड़िया को देखा था, जिसकी सुनहरी झीलें एक मरतबा फिर छलकने को बेताब थी। बिसाम के सीने में चेहरा छुपाकर वो एक मरतबा फिर रो पड़ी थी, यहाँ तक कि हिचकियाँ बन गई थी। हिसाम ने उसको रोने दिया था। मौसम को बारिश के बाद खुशगवार हो जाना था। काफ़ी देर के बाद वो खुद पर काबू पाने में कामयाब हुई थी। बदन धीरे धीरे अभी भी लरस रहा था। आप कुछ कहने को सर उठाया तो निगाहें उसकी मोहब्बत लुटाती निगाहों से टकरा गईं। लब साकत हो गए। अचानक ही उसकी इतनी गुर्बत का एहसास हुआ तो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद। बिसाम कितनी ही देर उसके सुर्ख शबनम से धुले तरोताज़ा शर्मगी चेहरे को देखता रहा। वो खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश में बुरी तरह हाँपने लगी थी। बिसाम और उसकी हालत पर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया। सुनो ईशी, तुम्हें ऐसे ही जीवन साथी की तमन्ना थी ना, जो अपनी पनाहों में लेकर तुम्हें ज़माने की निगाहों से सर्दो गर्म से बचा सके। भारी गमगीन आँच देती आवाज़ ईर्ष्या की समातों से टकराई तो वह यकटक बिसाम को देखे गई। तमाम मदाफ़ती कुव्वतें दम तोड़ती चली गईं। ईशी, मैं तुम्हें ज़माने से बचा बचा कर कांच की गुड़िया की तरह संभाल कर रखूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत का एतबार भी दूँगा, तुम्हारी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हर रिश्ते का एहतराम करूँगा। अव्वल तो तुम्हें रूठने नहीं दूंगा, और अगर तुम रूठ गई तो तुम्हें उठाकर दिल में छुपा लूँगा, तुम्हारी जायज़ बातें मानूंगा। और जहाँ तक अपनी बातें मनवाने का सवाल है तो अगर तुम ना मानी तो मैं ज़बरदस्ती करने का भी हक़ रखता हूँ। बिसाम के लहजे में अजीब सी छेड़छाड़ थी। ईर्ष्या मारे हया के खुद में सिमटने लगी थी। उस पर बिसाम का कहका मज़ीद आसान ख़ता करने लगा था। बामे बिर्द पर बहार की आमद के आसार नुमाए थे। मोहब्बत का देवता गुलाब रुतों का पैगंबर बनकर हुस्न वफा की देवी की दुनिया में शामिल हो गया था। कभी ना जाने के लिए सुर्ख महकते गुलाबों का हिसार जीवन को महका रहा था। आंखों से मेरी देख कि तू कितना हसीन है, और दिल से मेरे पूछ कि तू इसका मकीन है। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को एक शॉर्ट सी क्यूट सी स्टोरी। पर्सनली मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट नावल है, मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। कल ही मैंने ये नावल पढ़ा था, अचानक मेरे सामने आ गया तो मेरा दिल किया कि मैं इसे पढूं। मैंने पढ़ा तो मुझे स्टोरी अच्छी लगी, क्यूट सी लगी और मुझे बहुत मज़ा आया। स्पेशली बिसाम का करैक्टर बहुत कमाल का था जो मुझे इसमें पसंद आया। तो आप लोग भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, और ईर्ष्या का करैक्टर कैसा लगा, हमारी क्यूट सी मासूम सी दीवानी सी हीरोइन का। तो आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नेम था गुलाब रुतों के पैगंबर बाय फौजिया अकबर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलें हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। औसिया ख़ान कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच औसिया ख़ान, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। यामीन मलिक कह रहे हैं प्लीज़ लॉन्ग नावल रीड करें, प्लीज़ पार्ट में ना करें।
चलें ठीक है, इंशाल्लाह लॉन्ग नावल भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी कोई 5-7 दिन मेरा शॉर्ट नावल्स पढ़ने का इरादा है, उसके बाद हम इंशाल्लाह कोई एपिसोड मज़े का कमाल का नावल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। दैन रफ़ीक अली कह रहे हैं नाइस नावल, इसका पार्ट 2 भी है क्या? बिल्कुल इसका पार्ट 2 है इस नावल का, जो कि सुर्ख आंचल सीज़न 2 के नाम से है। आप गूगल पर सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हारिस ख़ान कह रहे हैं ज़बरदस्त आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस ख़ान। सहर ने वालेकुम अस्सलाम और लाइक किया है। कैसी हैं सहर आप? और शाज़िया अनवर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सिस। वालेकुम सलाम शाज़िया, कैसी हैं आप? और आपने डिमांड की थी एक नावल की, उसके बारे में मैंने राइटर से बात की है, जिसकी मुझे परमिशन मिल चुकी है। तो अपनी तरफ से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसे एपिसोड वाइज देने की बजाय एक सिंगल वीडियो में दे दिया जाए, बिकॉज़ आपको पता है कि जो डिमांडिंग नॉवेल्स होते हैं, अभी वो मैंने पढ़ा नहीं हुआ, तो मैं बहुत कम में ऐसा कुछ कभी कभार होता है कि मैं कोई शॉर्ट नावल ऐसा पढ़ देती हूँ कि जो मैंने ना पढ़ा हो, वरना मैं आप लोगों से वही स्टोरी शेयर करती हूँ जो मुझे पसंद आए और मैंने पढ़ी हो, क्योंकि आप लोगों की चॉइस का मुझे पता होता है कि आप लोग किस तरह की चॉइस रखते हैं। तो आई डोंट नो कि वो किस तरह का नावल है, लेकिन आपने डिमांड की है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगी। आज से ही मैं उसे स्टार्ट करती हूँ रिकॉर्ड करना, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ़्तों में आपको मैं वो कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो कैसी हैं आप शाज़िया? बाकी थैंक यू वेरी मच। अली बेग कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अली बेग। हारिस ख़ान ने लाइक किया, थैंक यू हारिस ख़ान। आफरीन कह रही हैं ऑनलाइन में नावल लिखने का ऐसे में कुछ समझ नहीं आता है, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने सुनते हैं, तो क्यों समझ नहीं आता आपको? देन मरियम कह रही हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच मरियम। मोहम्मद तफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? लास्ट नावल एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आप हमारे लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे नावल लेकर आएँ। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़े मज़े के नावल्स लाती रहूँगी। और अभी थोड़ी सी सर्चिंग स्टार्ट की है, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड वाइज नावल किस तरह का लाती हूँ। थोड़ी सी अभी सर्चिंग कर रही हूँ, तो जैसे कोई अच्छा नावल मेरी लिस्ट में दाखिल हुआ इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे मेरी लिस्ट में एक है नावल जिसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जिसमें वो हीरो आउट ऑफ कंट्री में रहता है और चाइल्डहुड निकाह बेस्ड है, इनोसेंट सी हीरोइन है। हीरो रूड होता है, निकाह वो नहीं निभाना चाहता उस शादी को। तो मैंने आप लोगों से थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया था, लेकिन उसका ये मसला था कि वो लॉन्ग ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो स्टार्ट करूँ और फिर रिस्पॉन्स ना आए। तो आप लोगों को पता है फिर रिस्पॉन्स ना आए तो चैनल डेड होने का ख़तरा हो जाता है। तो वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मैं 3 घंटे का रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तो फिर ही वो आप लोगों को अब मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो मेरी कोशिश होगी कि एपिसोड वाइज ही आए। आई नो कि इतना लॉन्ग नावल एक दफ़ा सुनना भी मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके साथ ही मैं कोई और नावल रिकॉर्ड कर लूँगी और आप लोग तब तक एपिसोड वाइज नावल सुनना। तो बस मैंने उस पर काम स्टार्ट किया हुआ है, जैसे ही कम्प्लीट होगा इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देन लुबना ख़ान कह रही है यार सुपर एपिसोड, थैंक यू वेरी मच लुबना ख़ान, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। नबीला इकबाल कह रही हैं आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच नबीला इकबाल। ज़ैनब सगीर कह रही हैं ज़बरदस्त क्यूट स्टोरी, थैंक यू ज़ैनब। देन आसिया जावेद कह रही हैं ज़ोहरा की एज 16 थी, एक और नावल गुजरा और वो 22 की भी हो गई। वो उसमें डिफरेंट आया ना, सालों का गैप आया। पहले वो स्कूल में थी, फिर उसके बाद जब उसकी लाइफ दिखाई गई वो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी, यूनिवर्सिटी का भी उसका लास्ट ईयर चल रहा था। तो वो इतने सालों का गैप आया, उस गैप में जो फातिर था वो आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब कुछ राइटर्स ऐसा लिखती हैं कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं लिखती कि स्टोरी को बहुत फैला के लिखें, वो शॉर्टकट में लिख देती हैं। मतलब नॉर्मल पढ़ने वाले लोगों को समझ आ जाती है, जैसे मुझे आ गई कि वो उसकी जो लाइफ पहले दिखाई गई थी वो उसकी स्कूल लाइफ दिखाई गई थी, फिर जो बाद में उसकी लाइफ दिखाई गई वो उसकी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर की लाइफ दिखाई गई, जब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है तो तुम इंजॉय करो। तो ये वो चीज़ दिखाई गई थी। तो फातिर तब आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, वो वापस आता है, फिर उसे कहता है कि वो कहती है ना कि ये वो है ज़ोहरा है, तो वो बोलता है कि हाँ मैंने पहचान लिया था कि ज़ोहरा ही है। तो वो गैप आया है ईयर्स का उसमें, ठीक है। जब 4 साल का लिखा था राइटर ने कि 4 साल बाद फातिर उसको देख रहा था, इट मीन्स वो 20 की ही होगी, 4 साल बाद नहीं। मतलब वो उसके 22, आई डोंट नो कि 22 सिखाई गई या 20 सिखाई गई, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। मतलब मेन जो चीज़ थी वो ईयर्स का गैप आया था। अजीब
खिचड़ी पका दी एज की, फिर उसकी 26 की होगी, उसकी शादी भी हो चुकी होनी चाहिए। अब नहीं उसने की शादी, तो अब राइटर का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो बाकी हम क्या कह सकते हैं। एलिशबा बिलाल कह रही हैं अच्छा नावल था, थैंक यू एलिशबा। शाजिया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सिस, अच्छा था, बहुत टाइम पहले 4-5 साल पहले पढ़ा था ये नावल, आपकी आवाज़ में सुनकर और मज़ा आया और अच्छे अच्छे नावल्स देती रहें। थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह नावल्स से मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े के लाती रहूँगी। दो रूप मोहब्बत के बाय मारिया अवान, परमिशन मिले तो पढ़ें, ट्विंस भाइयों बहनों की या भाइयों की स्टोरी है। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूँगी। मैंने आपको बताया कि मैंने उसकी इंशाल्लाह आज ही अपनी टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगी उसकी, तो वो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो आपकी डिमांड पे ज़रूर अमल करूँगी, बस मुझे टाइम मिलता रहे। अभी ये मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो आपको 2 हफ़्तों में मिलेगा, 3 हफ़्तों में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी, तो इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शाजिया। देन इकरा नवाज़ कह रही हैं वेरी वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच इकरा नवाज़। हुरिया ईमान कह रही हैं अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच हुरिया। गौसिया ख़ान कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू गौसिया। स्थैटिक गर्ल कह रही हैं बहुत मज़े का नावल है, थैंक यू वेरी मच स्थैटिक गर्ल। जी तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी। आज एपिसोड मेरा दिमाग अभी सलार वाले नावल में दरअसल लटका हुआ है ना तो आज का नावल उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा कि कैसा लगा आज का नावल। और ज़ेब का कमेंट गायब था, फिर वो सीमा और आयशा भी गायब है। भाई कहाँ गायब हो गए हो आप लोग, जल्दी वापस आओ। अब हमने और मज़े मज़े के एपिसोड वाइज नावल स्टार्ट करने हैं, तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाओ। बाकी कौन कह रहा था कि एपिसोड वाइज नावल स्टार्ट करें, यामीन मलिक, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द स्टार्ट करूँगी। ये कह रहे थे, हाँ ये कह रहे थे, मैं भूल जाती हूँ ना। तो इंशाल्लाह हम जल्दी एपिसोड वाइज नावल भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के नावल पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बेशक ये शॉर्ट नावल्स होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरीज़ बहुत ही मज़े की होती है। आप लोग आज की स्टोरी सुनिएगा, जो पढ़ते हैं पढ़िएगा, तो भी ये मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग मायूस नहीं होंगे। बहुत मज़े की स्टोरी है। तो आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।